सभी मित्रों को नमस्कार। यह हमारा अभी पॉलिटिको सिलेबस को लेकर के मैंने पहले लेक्चर में कुछ अनाउंसमेंट किया था कि मैं अब कंप्लीट चारों जीएस के सिलेबस को यहाँ यूट्यूब पर एकदम निःशुल्क फ्री करवाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग ये समझा था कि किसी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या सोर्स से हमें कैसे टॉपिक्स निर्धारित करना चाहिए। यदि आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर में थोड़ी सी बातें कम क्लियरिटी रहेंगी आपको, इसलिए मेरा अनुग्रह रहेगा कि आप उसको जाएं और एक बार उसको देखें, सुने और उसके बाद इस लेक्चर को ओपन करें। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग सिलेबस को समझने वाले हैं और इसमें सिलेबस में हम लोग देखेंगे, पहले तो ये समझेंगे कि आपके जो पेपर हैं, मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, आपको ये बात मालूम होगी। हालांकि अभी मैं ये इसके बारे में आपको डीप में नहीं बता रहा हूँ। आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं आप GS1 और दूसरे को कहते हैं GS2। एक GS2 को आप CSET भी कहते हैं और पहले वाले को प्रीलिम्स भी कहते हैं। ये दोनों में माइनस मार्किंग होती है और इसके बाद आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। ये सभी आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसके बारे में कभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम मुख्य परीक्षा की बात करें, यानी कि जिन विद्यार्थियों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है वह मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। तो आपको मैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस की यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इतना आप लोग जानते होंगे मेंस और प्रीलिम्स क्या होता है, और नहीं जानते हैं तो मैं किसी अन्य वीडियो में यह सभी के बारे में भी बताऊँगा कि क्या मेंस है, क्या प्रीलिम्स परीक्षा है, इन सभी के बारे में। फिलहाल इसमें मैं आपको मेंस मुख्य परीक्षा के बारे में बात करने वाला हूँ। मुख्य परीक्षा में आपके लगभग 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में? लगभग आपके 9 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर होता है निबंध का, जो कि 250 अंक का रहता है। दूसरा पेपर होता है GS1 का, जिसे आप पेपर के हिसाब से तो दूसरा पेपर कहेंगे, लेकिन इससे सामान्य अध्ययन आप द्वितीय कहेंगे। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट मूल रूप से रहते हैं। एक तो रहता है इतिहास, जो कि इसमें है भारतीय विरासत और संस्कृति। ये दूसरा रहता है आपका इसमें भूगोल, और तीसरा रहता है समाज। लेकिन इतिहास को भी 2 वर्गों में यहाँ बांट दिया जाता है। एक तो भारतीय इतिहास और एक विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के कुछ टॉपिक्स लगे होते हैं महत्वपूर्ण, उन सभी। तो यानी कि GS1 का जो सिलेबस होता है, सामान्य अध्ययन 1 का सिलेबस होता है, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं। एक पहला सब्जेक्ट रहता है भूगोल, दूसरा रहता है इतिहास, और इतिहास में भी 2 रहते हैं कि विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास, तीसरा समाज। इसके बारे में मैं डिटेल्स अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, केवल मैंने सामान्यतः बता दिया है कि ये सिलेबस पेपर होता है। इसके बाद सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर होता है। इसमें राज्य व्यवस्था यानी कि शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं। इसका मतलब ये कि एक तो होता है पॉलिटी, दूसरा आप समझिए गवर्नेंस, तीसरा समझ के चलिए आप सोशल जस्टिस, और चौथा समझ के चलिए IR, है ना। ये सब्जेक्ट यहाँ रहते हैं। इसी के बारे में आज हम डीप में डिस्कशन करेंगे, इसके सिलेबस को समझेंगे, GS2 के बारे में। तो आज इस लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? GS2 के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी आपके पेपर होते हैं। GS3 होता है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट लगे होते हैं लगभग, जैसे कि आपका एक तो लगा रहता है आर्थिक विकास यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। उसके अलावा आपका होता है साइंस टेक यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी। उसके बाद होता है आपका पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी, है ना। इसके बाद होता है आपका आपदा प्रबंधन, और इसके अलावा होता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सभी सब्जेक्ट GS3 में होते हैं, और जिसको हम लोग प्रश्न पत्र नंबर 4 भी कहते हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन 3 कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चूंकि पहला हम यहाँ निबंध देखते हैं ना, इसलिए। अब इसके बाद चौथा पेपर होता है जो सामान्य अध्ययन GS4 जिसे आप कहते हैं। इसे प्रश्न पत्र क्रमांक 5 कहते हैं, लेकिन ये सामान्य अध्ययन GS4 होता है, जिसमें आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, इसे आप एथिक्स पेपर के नाम से जानते हैं। नीति शास्त्र या एथिक्स का पेपर है चौथा नंबर। ये सभी पेपर आपके 250-250 अंक के होते हैं, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसके अलावा आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और जो कि 500 अंक के होते हैं, यानी कि उसके 2 पेपर होते हैं, जिसे में आप वैकल्पिक विषय का पेपर 1 और वैकल्पिक
ओलंपिक विषय का प्रश्न पत्र 2, ऐसे 2 रहते हैं यहाँ। तो ये 250-250 अंक के होते हैं। जो हम इसको पढ़ाते हैं ऑप्शनल को, हम संस्कृत ऑप्शनल पढ़ाते हैं, तो उसमें ये 500 अंक का दोनों रहता है, तो 500 अंक का ई हो जाता है। इसके बाद आपके क्वालिफाइंग 2 पेपर रहते हैं। एक तो रहता है इंग्लिश क्वालिफाई, जिसमें आपको 25% अंक लाने होते हैं 300 के। तो 300 में से 25% जो हो रहा हो उतना ही आपको लाना है, तो अब लगा लीजिएगा इतना, है ना। इतना मैथ आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो इतना सीखना पड़ेगा इसमें, है ना, ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से आप इसमें 300 का ऐसा टारगेट लेकर के चलें कि 80-90 नंबर आपके आ जाएं। हालांकि ये 25% से तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 80-90 नंबर आपके आ जाएं तो ठीक ठाक रहेगा, आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। ऐसे ही एक हिंदी का भी होता है पेपर, और हालांकि हिंदी नहीं, उसमें 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है उसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, ऐसा इंग्लिश, जो भी आपको लेना है तो वो एक भाषा ले सकते हैं, और उसमें आपका ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो 8वीं अनुसूची में से तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ 2 पेपर तो क्वालिफाई हैं जो 300-300 अंक के हैं, तो इसके मुख्य परीक्षा में अंक नहीं जुड़ते हैं। बाकी कंप्लीट आपके मुख्य परीक्षा में अंक जुड़ते हैं, जिसमें आपको कितना अंक का हो गया, आप यदि जोड़ेंगे एक बार तो आपको ये मालूम चलेगा कि 500 अंक का ऑप्शनल हो गया आपका, और बाकी आपका ये सभी को जोड़ करके यदि देखेंगे तो 1250 अंक का अन्य सभी हो गया। ये चारों सब्जेक्टों को, 5 को जोड़ देंगे ऐसे को मिला करके, तो 250 का निबंध और 4 GS 250 की, तो 1250 हो गया। यानी कि टोटल मुख्य परीक्षा में जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है वह होता है 1750। तो 1750 अंक के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, और इसी मेरिट के बाद आपका इंटरव्यू होता है 275 अंक का, ठीक है। और इस तो 275 यदि इसी में आप और जोड़ देते हैं तो आप इसी को अंदर लगा लीजिए कितना हो जाता है। यानी कि टोटल आपका यहाँ 1750 होता है, और 275 आपके किसके रहते हैं, इस इंटरव्यू के रहते हैं। टोटल यदि आप इसको मिला देंगे तो क्या होगा, हाँ 2025 लगभग आपके यहाँ हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 2025 का कंप्लीट होता है, और 2025 में से आपके जितने नंबर आते हैं उसी के आधार पर आपकी वो होती है। लगभग यदि आपके 1200 अंक आ जाते हैं तो आप ऐसा मानिए आपकी फर्स्ट रैंक आ चुकी है, ठीक है ना। लेकिन आपको लग रहा होगा कि 1200 आसान है, यहाँ 800 अंक लाना भी खून से पसीना निकालने जैसा है ना। तो खून से पसीना समझ रहे हो, हाँ, खून से पसीना निकालना अलग करने जैसा है, यानी कि निकाल नहीं पाओगे ना, यानी कि दूध पानी अलग कर देते हैं। तो 1200 अंक लाना है, मतलब शुरुआत में तो ऐसे लगता है ये तो आज ही आ जाएगा, जाके लिख दूं, लेकिन यहाँ हड्डी पसरी घुर जाती है तब नहीं आता है। आज तक मुझे नहीं लगा कि किसी का आया है। किसी टॉपर्स का मैंने 1130 देखा था हाईएस्ट, ठीक है, 1130 या 32 शायद करेस कटारिया का, और ऐसे किसी का, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे और भी शायद किसी के हो सकते हो, मेरे पास इन्फॉर्मेशंस भी ना हो, है ना। अनुदीप के भी आप दे शायद रहे हैं 2017 में, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इन्हीं में से इस टाइप से है। तो आपको मैंने कंप्लीट बताया। तो आज इसमें से जो GS2 का आपका लगा हुआ है, जिसमें पॉलिटी आपका लगा पढ़ना है आपको, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, ध्यान। पहला पढ़ना है पॉलिटी, दूसरा पढ़ना है आपको गवर्नेंस, तीसरा पढ़ना है आपको सोशल जस्टिस, और इसके बाद आपको पढ़ना है IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ना है, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और IR। इसमें से सबसे पहले आज हम इसी GS2 के सिलेबस को दिखाएंगे, और इसी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसमें से आपका जो पॉलिटी का सिलेबस है इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं पॉलिटी के सिलेबस को। चलिए, ये सिलेबस है कंप्लीट। आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक रहेगी, उस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। तो वहाँ आप ये सिलेबस देख लीजिएगा। एक कंप्लीट सिलेबस है चारों GS का, जो जितना भी पेपर मैंने बताए हुए हैं। तो UPSC के जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस है, तो इसको आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, मैं अभी जो आज पढ़ाने वाला हूँ यह मेरा नोट्स है भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था का। यानी कि सबसे पहले हम GS2 के बारे में देखेंगे। GS2 में यानी कि प्रश्न पत्र क्रमांक 3, लेकिन GS2 ध्यान रखो। अब इसके बारे में बात करते हैं, और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने का बात है, यानी कि अपने कान
खड़े हों तो बैठा लीजिए या बैठे हों तो खड़े कर लीजिए। चलिए आगे, यानी कि इसका मतलब GS2 आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, एक तो पढ़ेंगे हम लोग 3-4 चीज़ें लगी हुई हैं। शॉर्ट में सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ शब्द लिखा हुआ है शासन व्यवस्था। क्या लिखा हुआ है आपका? यहाँ लिखा हुआ है शासन व्यवस्था। दूसरा लिखा हुआ है संविधान। तीसरा लिखा हुआ है शासन प्रणाली। चौथा लिखा हुआ है सामाजिक न्याय। और पांचवा शब्द लिखा हुआ है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ऐसे शब्द लिखे हैं वहाँ, आप सबसे ऊपर देखेंगे तो। जैसे कि इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ लिखा है गवर्नेंस, यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा लिखा है पॉलिटी, चौथा लिखा हुआ है सोशल जस्टिस, इसके बाद लिखा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो यह यहाँ है। अब आपको बताऊं, ये GS2 है। इसी को हम सामान्यतः कह देते हैं पॉलिटी लगा हुआ है, गवर्नेंस लगा हुआ है, और सोशल जस्टिस लगा हुआ है, IR लगा हुआ है, ऐसा कहते हैं। अब वस्तुतः सबसे पहले तो आपको ये सब्जेक्ट होते क्या है इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या होते हैं और इनके बारे में लगा क्या है। तो हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि ये थोड़े थोड़े सब्जेक्ट होते क्या हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो GS2 थोड़ा सा समझ रहे हैं तो इन सब्जेक्ट को समझ लेना अनिवार्य है। चलिए, जैसे तो सबसे पहले यहाँ एक शब्द लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। इन दोनों सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो पॉलिटी के लिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए शब्द प्रयोग हुआ है संविधान हिंदी में, और पॉलिटी के लिए शब्द इन्होंने प्रयोग किया है यहाँ शासन प्रणाली। क्या किया है? शासन प्रणाली। क्या किया है? शासन प्रणाली। अब आपको मैं यहाँ 2 शब्द पढ़ा रहा हूं। एक तो पढ़ा रहा हूं सबसे पहले संविधान, जो यहाँ लिखा हुआ है, जिसे आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। एक शब्द लिखा है संविधान आपके सिलेबस में, और दूसरा शब्द लिखा हुआ है आपका ये शासन प्रणाली हिंदी में। इसे हम एक शब्द और लिख सकते हैं राज्य व्यवस्था। शासन प्रणाली को आप राज्य व्यवस्था भी कह सकते हो। और इसी को यहां लिखा है पॉलिटी। तो पॉलिटी देखा आपने, संविधान को इसने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, यहां पॉलिटी लिखा है। अब आपको यह समझना है कि संविधान क्या है। पहले तो ये सब्जेक्ट है, तो ये संविधान में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के तौर पर क्या पढ़ना होता है, क्या कैसा, बहुत डीप में सिलेबस को अभी समझने वाले हैं आगे तो। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा मैं यहाँ आपको एक बता दूं, शासन प्रणाली और राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, इसको हम लोगों को समझना है। क्या समझना है? संविधान में और शासन प्रणाली में अंतर क्या है। ध्यान आया? तो इसमें क्या समझना है? संविधान और शासन प्रणाली। चलिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग समझेंगे और फिर इसको डीप में भी समझेंगे। ऐसा बात नहीं है, कुछ देर बाद हम इसको बहुत डीप में भी समझने वाले हैं आगे सिलेबस में। लेकिन अभी थोड़ा सा समझे, संविधान एक प्रकार की किताब है। क्या है बोलो? किताब है। अब किताब कहेंगे तो देखो, इतना अच्छा ग्रंथ है, इतनी मेहनत से बना है, तो किताब कहना हम इसको अच्छा नहीं समझेंगे। हम इसको कुछ और शब्द कहेंगे, कोई हिंदी का अच्छा शब्द, यानी कि किताब तो कहते हैं लेकिन किताब नहीं कहेंगे, क्योंकि किताबें तो कई सारी हैं। तो इसको हम एक किताब शब्द की जगह हम यहाँ दस्तावेज शब्द कह देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर, दस्तावेज कह लेंगे, क्या दिक्कत है? किताब की जगह थोड़ा इज्जत दे देंगे, संविधान है अपना प्यारा, है ना, तो दस्तावेज कह देंगे। तो कोई पूछे संविधान क्या है, तो एक शब्द में उत्तर क्या दोगे? संविधान एक दस्तावेज है। लेकिन देखो, दस्तावेज है, दस्तावेज तो कई सारे हैं, किताबें तो कई सारी हैं ना भाई मेरे भाई। किताबों में पॉलिटी की भी किताब है, पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत है ना, वो भी तो उसमें भी तो है ना। दूसरा कोई कहेगा कि भाई नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है अर्थव्यवस्था या आर्ट एंड कल्चर, वो है ना। ऐसी कई सारी किताबें हैं। आप देखो लाइब्रेरी आपके रूम में, आप देखो आपने आसपास 50 किताबें रखे होगे आप, तो कई सारी किताबें हैं। लेकिन संविधान दस्तावेज है, लेकिन कैसा है? तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें भैया सर राज्य व्यवस्था है। क्या है? राज्य व्यवस्था का वर्णन है, और इन सब में राज्य व्यवस्था का वर्णन नहीं है। तो मेरे प्यारे, जब आप कहोगे कि राज्य व्यवस्था का वर्णन है, तो राज्य व्यवस्था का वर्णन तो लक्ष्मीकांत में भी है।
चाणक्य अर्थशास्त्र में भी है, कई और जगह पर ग्रंथ आपको मिलेंगे, है ना। डी वसु में भी की बुक है, राजेश मिश्रा सर की है। ऐसे कई टीचरों की किताबें हैं जिसमें पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था के बारे में वर्णन है। तो फिर संविधान अलग कैसे हो गया भाई, संविधान कैसे अलग हो गया? तो अब देखो ये देखना पड़ेगा कि ये दस्तावेज तो है, लेकिन इसमें दस्तावेज के साथ और कुछ झोल है, यानी कि इसमें और कुछ भी है ऐसा जो इन बुकों में नहीं है, यानी कि जो लक्ष्मीकांत में नहीं है और संविधान में है। तो ये ऐसा दस्तावेज है कि इसमें राज्य व्यवस्था का तो वर्णन है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि ये विधिक दस्तावेज है। कैसा है बोलो? विधिक। अब विधिक क्या होता है? विधिक है यानी कि ये वैधानिक दस्तावेज है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे हम लोग? ये वैधानिक दस्तावेज है। अब बोले वैधानिक है, विधान के तहत इसको निर्माण किया गया है। अब किसने किया है निर्माण? तो इसको निर्माण किया है संविधान सभा ने। इसको निर्माण किसने किया है? इस वैधानिक दस्तावेज का निर्माण किया है। कैसे ये विधि बना? तो संविधान सभा ने इसको बनाया है। अब ये तो वैसे ही बात हो गई सर, एक तो है ना, एक तो बंगाली और दूसरा तोतला। तो बंगाली और तोतला या फिर उड़िया और तोतला। बोले पहली बात तो हमें उड़िया नहीं आती हो, दूसरा तोतले बोल रहा है, बोला इधर आओ ऐसे बोल रहा है। अब कैसे समझेंगे, है ना। हालांकि कोई बुरा मत मानिएगा मेरे भाई जो यहाँ से हो, केवल मैं पढ़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो संविधान सभा, तो संविधान सभा वस्तुतः भारतीय लोगों का क्या है? हमारे भारतीय लोगों ने, जिन्होंने हमारे अंबेडकर जी हैं, नेहरू जी हैं, हमारे और भी कई सारे लोग हैं, सभी के नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है। तो जो भी लोग ये सभी हैं, उन्होंने सभी ने यहाँ जो संविधान सभा थी उसमें ये सभी लोग थे। तो इन्होंने संविधान सभा में क्या थी? भारतीय जनतंत्र था। क्या था? भारतीय जनतंत्र था, यानी कि भारतीय जनता से चुने हुए लोग थे। हालांकि कुछ मनोनीत थे लेकिन कुछ चुने हुए थे। तो कुछ प्रत्यक्ष रूप से चयन किए हुए, कुछ चयन भी किए हुए थे, कुछ मनोनीत थे। लेकिन जो संविधान सभा में सदस्य थे वह भारतीय सदस्य थे, और जो हमारी संविधान सभा थी वह संप्रभु संविधान सभा थी। तो हमारी संविधान सभा ने बैठ करके इस संविधान को बनाया। आपको मालूम होगा 2 साल में 2 साल और क्या है स्थिति, 2 साल शायद 11 महीने 18 दिन ये है शायद, है ना। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो कुछ ये संविधान हमारा बनाया गया, लगभग 3 साल आप कह सकते हैं इसको, है ना। तो इस जो ये लगभग 3 साल में आपने ये जो संविधान बनाया इस समय ने, उसी थे, यानी कि एक एक कानून को, एक एक व्यवस्था को इन्होंने इस संविधान में स्पष्ट किया इस ग्रंथ में। तो संविधान क्या है? एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? वैधानिक है। इसे वैधानिक बनाया किसने है? संविधान सभा ने बनाया है। अब बात आती है इसमें वर्णन क्या है। तो इसमें होता क्या है? इसमें देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संचालित होगी उसका वर्णन है। तो देश की क्या वर्णन है? देश की, इसमें किसी देश की, किसी भी देश की हो सकती है भाई, किसी भी देश का संविधान है। अभी हम भारतीय संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, बस समझने को भारतीय भी इसी में से निकलेगा। देश की शासनिक प्रशासनिक, है ना, व्यवस्था। तो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करने वाले पहलू शामिल हैं। करने वाली विधि संकलित हैं, समेकित हैं, है ना। तो इसमें क्या है? तो ये संविधान क्या है? संविधान एक प्रकार का विधिक दस्तावेज है, वैधानिक दस्तावेज है। आप कोई किसी को परिभाषा बताएंगे, कोई पूछे कभी कि संविधान क्या है, तो आप कहेंगे संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले विधि संकलित हैं, या विधि या नियम कानून या विधि संकलित हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, नियम कानून या विधि संकलित हैं या समेकित हैं। तो ये तो अब कैसे ये देश की, कैसे आप बता रहे हैं, जैसे
आप लोग हो मेरे भाई, आपको बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं है, कि आप बोल सकते हो, भाषण दे सकते हो। तो ये किसने दिया स्वतंत्रता आपको? ये इसका वर्णन कहाँ है? तो ये संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 19 में लिखा है कि आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे आपको दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता हुआ, फिर तो कई सारे उसमें और भी चीज़ें जुड़ गई। देखिए, मैं आपको कठिन करके नहीं पढ़ाने, एकदम सरल करके पढ़ाने आया हूँ। तो थोड़ा अभी एग्जाम्पल्स में सरल से ले रहा हूँ, बाद में अच्छे एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसा कि RTI से लेकर के बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा। लेकिन फिलहाल मेरा काम है कि मैं ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाऊं जो शुरुआत ही कर रहे हैं एकदम, और बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाऊं, यानी कि ये बच्चे समझें। चूंकि पैसे वाले और पढ़ने वाले तो कहीं भी बढ़ सकते हैं, सभी जिनको इस आराम से कुछ नहीं आता है, NCERT भी नहीं पढ़ी है, वो विद्यार्थी यहाँ समझ पाए। तो संविधान एक प्रकार का क्या है? दस्तावेज है या फिर किताब है। कैसा है? वैधानिक है, जिसमें क्या है? देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले विविध प्रकार के नियम कानून हैं। तो संविधान में क्या पढ़ोगे फिर आप? भाई, आप लोगों को क्या चलाना है? आप प्रशासनिक अधिकारी हो, तो आपको प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है। बोलो बोलो, क्या देखनी है? प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है आपको। तो प्रशासनिक व्यवस्था तो तब देखोगे ना जब प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या कानून है, क्या विधियां हैं, वो सब आप जानोगे। तो आपको प्रशासनिक कार्य करने हैं, तो वो आपको जानना जरूरी है। तो ऐसे ही आप जानो कि समझो, तो इसके बारे में थोड़ा संविधान के बारे में पढ़ना है। जैसे कि भारतीय संविधान में पहले प्रस्तावना दी हुई है, सुना ही होगा। आपने नहीं सुना है तो अभी आपको पढ़ाऊंगा। फिर आपने वो सुना होगा कि उसमें यह है कि नागरिकता के प्रावधान हैं, फिर आपके मौलिक अधिकार हैं, फिर आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, फिर आपके मूल कर्तव्य हैं। ऐसे संघ सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका सब कुछ है। तो ये सभी आपको जानना है ना, जिससे ये देश चल रहा है। क्योंकि आपको एक DM बन करके देश चलाना है, तो आपको ये सभी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं यही बातें यहाँ कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये विधिक दस्तावेज है। तो इसमें क्या पढ़ोगे आप? यही पढ़ोगे भाई कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो क्या क्या लिखा हुआ है हम समझेंगे। जैसे कोई लोग कहते हैं कि भैया विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, तो क्या है, क्या क्या लिखा है, ऐसा क्या क्या लिख दिए हैं, वो सब देखना है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद कितने होते हैं, क्या होते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? पहले 22 थे, अभी कितने हैं? कितने अनुच्छेद? पहले 395 अनुच्छेद थे, तो अभी कितने हैं? यानी कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके पेपरों में पूछे जाएंगे और आपको पढ़ना है, जो आपको काम भी आएंगे। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि संविधान क्या है। तो इसमें जो आपका लिखा हुआ है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को मैंने अभी तक ये समझाया। अब आपको सिलेबस में देखिए 10-15 मिनट केवल ये समझने में लग गया कि संविधान क्या है। अब संविधान पेपर में संविधान शब्द का आपको अर्थ मालूम चल गया कि दस्तावेज है। हालांकि ये परिभाषा आगे भी लिखी हुई आएगी, लेकिन ये आपको यहां समझ में आए। अब शासन प्रणाली होती है। अब शासन प्रणाली वह होती है। अब तो यहाँ लिखा हुआ है शासन व्यवस्था या संविधान, लेकिन आगे सिलेबस में आपको जाकर के भारतीय संविधान लिखा होगा। तो भारतीय संविधान क्या है? तो आप कहोगे भारत के देश को, भारत देश की राज्य व्यवस्था, भारत देश की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नियम कानून विधि जिस दस्तावेज में है उसे हम भारतीय संविधान कहेंगे। समझ में आ रहा? तो भारतीय लगा दीजिएगा। अब शासन प्रणाली क्या होती है? देखो, ये जो मैंने बताया संविधान, इसमें कानून बने हैं, लिखे धरे हैं, लिखे रखे हैं, लेकिन अब उनको हम लोगों को क्या करना है? व्यवहारिक स्वरूप में क्या करना है? प्रयोग में लाना है, व्यवहारिक अनुप्रयोग करना है उनका। ठीक है ना? तो संविधान में वर्णित जो विधि, नियम, उपनियम है, उन सभी लोग का हम लोगों को क्या करना है? व्यवहारिक अनुप्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि व्यवहारिक अनुप्रयोग करेंगे यहाँ, तो पॉलिटी, उसको हम राज्य व्यवस्था कहेंगे, शासन प्रणाली कहेंगे। क्या कहेंगे? शासन प्रणाली कहेंगे। यानी कि पहले तो आपको ये पढ़ना है संविधान में लिखा क्या है। फिर हमने जरूरी नहीं है कि जो संविधान के आधार पर, यानी कि संविधान में लिख दिया है शॉर्ट में, लेकिन उसका जब हम व्यवहारिक करते हैं, जैसे संसद के बारे में उल्लेख है, लेकिन संसद पॉलिटी वो होती है जो आप उसके आधार पर व्यवहारिक अनुप्रयोग कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था में हम संविधान के में वर्णित नियम विनियमन के आधार पर शासनिक प्रशासनिक
प्रशासनिक व्यवस्था का व्यवहारिक संचालन करते हैं। तो राज्य व्यवस्था व्यवहारिक संचालन है। अब इसमें कई सारे, तो आपके जो जो यूनिट्स दे रखी हैं इसमें आगे 1 से लेकर के 9 तक यूनिट दे रखी हैं, उसमें कुछ तो ऐसे यूनिट हैं जिसमें संविधान के बारे में बताया गया है, और कुछ यूनिट ऐसे हैं जैसे शासन प्रणाली या राज्य व्यवस्था की। जैसे हमने यहाँ संसदीय राज्य व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया है यहाँ, तो हमने द्विसदनीय व्यवस्था को अपने यहाँ अपनाया। द्विसदन का मतलब ये होता है कि एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ये 2 सदन, यानी कि विधान सभा और विधान परिषद, ऐसा, तो इसको द्विसदन कहते हैं। लेकिन है ना, तो अभी आगे ये सब कुछ बताऊंगा, द्विसदन क्या होता है, ये सभी क्या होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी मेरा इतना कहना है आप लोगों से कि राज्य व्यवस्था वो होता है जब हम उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें आएंगी आपको, और भी अभी डीप में मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही कि राज्य, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में ये अर्थ है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखा हुआ ग्रंथ है और पॉलिटी उसका व्यवहारिक अनुप्रयोग है, राज्य व्यवस्था, है ना। जैसे कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध होना, तो ये पॉलिटी का विषय राज्य व्यवस्था है। कैसे राज्य व्यवस्था बन रही है, जरूरी नहीं है कि हूबहू संविधान जैसी ही राज्य व्यवस्था हो, थोड़ा सा राज्य व्यवस्था में अंतर होता है। राज्य व्यवस्था देश की परिस्थिति के अनुकूल होती है। क्या होती है? देश की परिस्थितियों के अनुकूल बनाई जाती हैं, देश की विविधता को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। जैसे संविधान ऐसा भी हो सकता है कि हमारे संविधान में भी पंथ निरपेक्षता है और फ्रांस के संविधान में भी पंथ निरपेक्षता है, लेकिन भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्षता है, भारतीय राज्य व्यवस्था में उसका कुछ अलग अर्थ है, भिन्न अर्थ है, और फ्रांस की अर्थव्यवस्था, फ्रांस के यहाँ उस चीज़ का भिन्न अर्थ है, भिन्न स्वरूप में ग्रहण की गई है। तो राज्य व्यवस्थाओं में उसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग लिया जाता है, यानी कि हूबहू नहीं लिया जाता है। तो चूंकि जो जरूरी होती है उसी अकॉर्डिंग जहाँ अपनाया जाता है, तो पॉलिटी एक राज्य व्यवस्था एक क्या है, अनुप्रयोगिक इकाई है, अनुप्रयोगिक घटक है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी और संविधान में अंतर समझा, ध्यान रखिएगा। इस चीज को डीप में भी समझेंगे आगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, तो आपने इतना समझा अभी तक कि पॉलिटी और राज्य व्यवस्था क्या है, ऐसे ही समझाएंगे बहुत डीप में, क्योंकि सिलेबस समझेंगे तो तभी आप आगे जानेंगे। अभी हम लोगों ने 2 शब्दों को समझ लिया यहाँ कि एक तो संविधान क्या है, दूसरा शासन प्रणाली क्या है। अब गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस क्या है, शासन व्यवस्था क्या है। देखिए 3 चीजें थी, एक तो था संविधान, दूसरा है राज्य व्यवस्था, और तीसरा है गवर्नेंस, जिसे आप कहेंगे शासन, गवर्नेंस जिसे आप कहेंगे हिंदी में अभिशासन या फिर सुशासन, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये तीनों हैं, ये तीनों इंटरलिंकिंग है, इंटरलिंकिंग है तीनों में, यानी कि तीनों को आप चाह करके भी अलग नहीं कर सकते, तीनों जुड़ी हुई हैं। अब संविधान क्या है, मान लीजिए संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति को जब लगेगा तो हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेंगे। ये कहां लिखा हुआ है? संविधान में वित्त आयोग का गठन करेंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि संविधान है, संविधान में यह लिखा हुआ है कि देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी, तो भारतीय संविधान में लिखा है ऐसा कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेंगे, ठीक है, अब गठन कर दिया उन्होंने, अब वित्त आयोग कुछ अनुशंसाएं देगा। क्या देगा? अनुशंसाएं देगा, और वो उन अनुशंसाओं के आधार पर हमारी राज्य व्यवस्था यानी कि हमारी संसद निर्णय लेगी। क्योंकि जो ये वित्त आयोग की अनुशंसाएं रहेंगी, ये केवल अनुशंसाएं रहेंगी, यानी कि ये अनिवार्य नहीं रहेगा मानना, है ना। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि इसकी अनुशंसाएं मान लेते हैं, लेकिन अभी ये समझ रहे हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो संसद में आया, ये संसद में राज्य व्यवस्था जो वित्त आयोग ने अनुशंसाएं दी थी उनको थोड़ा एडिटिंग वगैरह करके या कुछ कम बढ़ करके या जो जैसा है राज्य व्यवस्था में पहले देखा गया,
समझा गया कि ठीक है इसके अकॉर्डिंग इतना है इतना है। तो देखो जो संविधान में लिखा है, संविधान के अकॉर्डिंग राज्य व्यवस्था चल रही है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि यानी कि संविधान का शासन है हमारे यहाँ। तो राज्य व्यवस्था भी जो चलेगी, पॉलिटी भी जो चलेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राज्य व्यवस्था चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री रहेगा, मंत्री रहेगा, सभी लोग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? इस संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। किसके अकॉर्डिंग? इस संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो मैंने बताया वित्त आयोग का वर्णन संविधान के में कहा गया है कि भाई इस वित्त आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति और फिर अनुशंसाएं करता है तो राज्य व्यवस्था में अब संसद ने डालेगी ठीक है हमें ऐसा करना है। अब संसद ने एक इसके आधार पर, अनुशंसाओं के आधार पर एक निर्णय बनाया कि हम क्या करेंगे कि हम स्थानीय निकायों की वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ करेंगे। स्थानीय निकाय यानी कि आपके गांव की करेंगे, पंचायत की करेंगे, नगर पालिका जो शहर में होती है उसकी करेंगे। तो स्थानीय निकाय की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको कोई तकनीकी सहायता करने के लिए लोग चाहिए, सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? आप खुद सोचो, संसद में बैठ करके आपके यहाँ क्या आपके नेताजी विधायक देने आएंगे क्या आपको? विधायक जी क्या आपके नगर पालिका में आकर के पैसे देंगे? नहीं, उसके लिए कि एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम का मतलब होता है एक प्रक्रिया चाहिए जिसमें प्रशासनिक जिसके तहत जो संसद कानून बना रही है उसको क्रियान्वित किया जा सके, पहुंचाया जा सके आप तक। उसको तकनीकी सहायता चाहिए। और अभिशासन या सुशासन राजनीतिक व्यवस्था की वह कड़ी है जो कि राज्य व्यवस्था द्वारा स्थापित नियमों विनियमों की तकनीकी स्वरूप में सहायता प्रदान करने के साथ ही उनके क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सुशासन से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है, सुशासन से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जो कि राज्य द्वारा निर्धारित जनकल्याणकारी नीतियों को या नीतियों को, जनकल्याणकारी क्या, वैसे सभी जनकल्याणकारी होती है, लेकिन नीतियों को तकनीकी सहायता प्रदान कर है ना, देश की ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि राज्य द्वारा निर्धारित नीतियों को तकनीकी सहायता प्रदान कर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। तो नीतियों की तकनीकी सहायता प्रदान कर क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अत्यंत भूमिका निभाते हैं। जैसे कि IAS अधिकारी, तो आप लोग क्या करने जा रहे हो? सरकार आपको क्या नीतियां बनानी है? वो लोग कानून बनाओगे क्या आप लोग? नहीं, कानून तो बनाएंगे विधायक लोग, यानी कि देखो बनाओगे तो आप लोग ही, लेकिन उनकी इच्छा से वो कानून बनेगा, आपकी इच्छा से नहीं बनेगा। आप चाहोगे कि ये प्रोविजंस में डाल दूं, वो आप लोग नहीं डाल पाओगे अधिकारी, वो हटा देंगे चाहेंगे तो। समझ में आ रहा? तो बनेगा वही जो वो लोग चाहेगा, है ना। तो होगा वही जो राम रुचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी कि आप लोग हमारे लेक्चर देखोगे, पढ़ोगे तो आप लोगों को IAS बनोगे। समझ में आ रहा? तो जो जस करहि सो तस फल चाखा। देखो मैं आपको भागवत की आनंद भी दे रहा हूँ, सब आनंद दे रहा हूँ। चलिए डांस करके बताऊंगा अभी आगे चल के। देखिए तो ऐसी तो गवर्नेंस क्या है, मैंने क्या बताया, ये तीनों जुड़े हुए हैं कि संविधान के आधार पर कोई राज्य व्यवस्था कोई नीतियां बनाएगी और नीतियों का क्रियान्वयन कौन करेगा? अभिशासन, सुशासन। तो देखो नीतियां किसके आधार पर बनेंगी? बोलो, संविधान के आधार पर। नीतियां किसके आधार पर बनेंगी? संविधान के आधार पर।
बनाएगा कौन? संसद या राज्य व्यवस्था बनाएगी। क्रियान्वयन कौन करेगा? उनको करेगा क्रियान्वयन अभिशासन यानी कि सुशासन, यानी कि आप लोग आईएएस अधिकारी। तो ये चक्र तीनों जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं आपके, कैसे कि संविधान, राज्य व्यवस्था और सुशासन को जोड़ करके। अब इन तीन विषय आपके लगे हुए हैं। तो आपको अभी तक तीन शब्दों को मैंने समझाया, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस। अच्छा, गवर्नेंस क्या होता है मेरे मित्रों? गवर्नेंस वह होता है मेरे मित्रों जो कि राज्य व्यवस्था द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, या फिर तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब जैसे कि आप अब सिलेबस दिखाएंगे तो उसमें लिखा होगा ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को क्यों बढ़ावा देना है? क्योंकि आपके पास सीधे सीधे वो सहायता पहुंच जाए। जैसे कि आपको प्रत्यक्ष डीबीटी आपका आया है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो ये इससे क्या हुआ? सीधे पैसे आपके खाते में पहुंचे। जैसे किसान सम्मान निधि योजना थी, आपको 2000 आते हैं और शायद साल में 6000 आते हैं, प्रत्येक 4 महीने में 2000 आपके लिए आते हैं, ठीक है। 3 फसलों के 6000 रुपए आपको आते हैं, तो डायरेक्ट आते हैं। तो कैसे? क्योंकि ई गवर्नेंस को हमने बढ़ावा दिया है। आपको गेहूं मिल रहा है, कौन दिला रहा है आपको? गेहूं पर परमिशन आप ही दे रहे हो, तो अधिकारी, तो अभिशासन ये है। तो तीनों जुड़े हुए हैं। तो ई गवर्नेंस आपको अभी आगे सामाजिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, इस प्रकार के बहुत सारी चीजें सभी इन तीनों विषयों को लेकर के आधार बना करके सिलेबस है। तो इस विषय में क्या क्या, एक तो लगा है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा लगा है राज्य व्यवस्था और तीसरा लगा है अभिशासन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और गवर्नेंस, ये 3 विषय यहाँ आप लोगों को अध्ययन करने हैं। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। आप लोग जो ये मैं लिखाता हूं, ये लिखना है आप लोगों को। यहाँ भी आपको यानी कि एक रफल बनाना है और एक जो मैं फिर आपको नोट्स दूंगा वो नोट्स बनाना है। दूसरा यह मित्रों कि आपको नोट्स बनाते जाना है यहाँ वाले, और बाकी टेलीग्राम पर आपको प्राप्त हो जाएंगे जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, ध्यान रखिए। तो आपको भी मतलब क्या करना है कि लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लेना है मेरा टेलीग्राम का, वहाँ ये नोट्स जो मैं दिखा रहा हूँ वो दे दूंगा। लेकिन अभी आपको संविधान समझा रहा हूँ, तो समझाते समय भी ये चीज़ें लिख लेना है आपको थोड़ी थोड़ी, चूंकि आप लिखेंगे और इनका बार बार रिवीजन करेंगे। थोड़े शब्दों को समझो आप पहले कि संविधान क्या है, मैंने बताया राज्य व्यवस्था क्या है, फिर इनके डिटेल्स में पढ़ेंगे आप, पहले थोड़ा फिर ज्यादा, है ना। पहले उंगली तो पकड़ो तब तो हाथ पकड़ने मिलेगा, है ना, सब तो फिर ऐसा होगा। तो उंगली पकड़ो पहले, चलिए। हाँ, तो आप लोग हंसते रहिए, आज के दिन एंजॉय करिए, और आपके लिए बहुत अच्छा लेक्चर बना रहे हैं तो ध्यान रखिए, है ना। और आप लोगों के रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे ये लेक्चर अपलोड होंगे, तो प्रयास करिएगा कि अच्छा ही रिस्पॉन्स रहे, मतलब ऐसा कि आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, जो कमियां रहेंगे वो भी बताइएगा। आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ मैंने बताया आपको शासन व्यवस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और पॉलिटी। अब सोशल जस्टिस है, यहाँ सामाजिक न्याय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सामाजिक न्याय। एक शब्द है सामाजिक न्याय। और तो अब सामाजिक न्याय क्या होता है सर? देखो, न्याय का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये देखो। न्याय का मतलब ये होता है कि कई सारे लोग हों, उनके मध्य कोई भेद का ना व्याप्त ना रहना। ठीक है, भेद व्याप्त रहना यानी कि मतलब ये कि भेद व्याप्त ना रहे, सभी लोग समान रहें। अब ऐसा नहीं कि हाँ आप किसी की 6 फुट हाइट है और किसी की 5 फुट है तो उस 6 फुट वाले का गला काट दें, आप थोड़े पैर काट के उस दूसरे में लगा दें। तार्किक आधार पर, समुचित आधार पर ऐसी चीज़ों में भेदभाव ना किया जाए, वो होता है न्याय। कि जैसे कि किसी को क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल में 10 लाख रुपया मिल रहा है हॉस्पिटल के इलाज के लिए, और किसी को मिल रहा है 1 लाख। समझ में आ रहा? ये क्या हुआ? सामाजिक भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या किया, जैसे सभी को 5 लाख दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपसे भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो सामाजिक न्याय यानी कि सामाजिक चीजों में जो सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है, या किसी भी प्रकार की जो समाज में जो असमानताएं व्याप्त थे, उनको न्याय करना, यह है सोशल जस्टिस। जैसे कि एजुकेशन में कई विद्यार्थी हमारे यहाँ प्राइवेट में पढ़ते हैं, आप लोग प्राइवेट में पढ़े होंगे, कई लोग सरकारी में पढ़े होंगे। अब सरकारी वाले तो आप जान ही रहे होंगे, और प्राइवेट वाले, तो दोनों की पढ़ाई में अंतर है।
तो इसको खत्म करना, यानी कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करके प्राइवेट और सरकारी में दोनों जगह एक प्रकार की गुणवत्ता की शिक्षा मिल पाए, यह होता है सामाजिक न्याय। समझ में आ रहा? यानी कि शिक्षा व्यवस्था सभी तक प्राप्त हो, न्याय व्यवस्था सभी तक प्राप्त हो, सभी को रोजगार प्राप्त हो। तो इस प्रकार महिलाओं को और पुरुषों को प्रत्येक कार्य, यानी कि जितना वो कर रहे हैं उसके मतलब कार्य के अनुकूल बराबर वेतन मिले। यानी कि 5 घंटे कार्य करने का पुरुष को यदि 100 रुपये मिलता है तो 5 घंटे करने का महिला को भी 100 रुपये मिले। हालांकि ये तो मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मिलता तो 500 है 5-5 घंटे का, और यहाँ 500 ऐसा, तो कुल मिलाकर के दोनों को बराबर पैसा मिले। ठीक है ना? जातिगत जो भेदभाव है, हालांकि ये सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस पर आ रहा हूँ मैं, ये समाज और सोशल जस्टिस में अंतर ये है कि समाज में आपको उसके सामाजिक मूल्यों के बारे, सामाजिक की व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, जैसे विवाह हुआ, ठीक है ना, विवाह के बारे में पढ़ना है, महिला सशक्तिकरण हुआ। यहाँ आपको पढ़ना है कि समाज के जो वर्ग हैं उन तक सरकार द्वारा जो न्याय पहुंचाया जा रहा है वो समान रूप से पहुंचे। इसका सिलेबस देखते हैं तब यही मालूम चलता है कि ऐसा ही कुछ है, क्योंकि देखो इसमें लिखा हुआ है कि सरकारी नीतियों के विभिन्न क्षेत्रों विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकलन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं वो न्यायपूर्ण तरीके से किए जाएं, समान सभी को लाभ मिल सके, ऐसा ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि जिनके पास बहुत पहले से ही अच्छी स्थिति है उनको मिले, ऐसा नहीं है। तो सामाजिक न्याय का मतलब ये कि जो आवश्यक बेसिक वस्तुएं हैं, बेसिक गुड्स हैं, जैसे जिसमें कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान, इन सभी चीजों को आपको समानता हो, न्याय हो, सभी तक पहुंच हो, इस सभी चीजों की। हालांकि इससे व्यापक अवधारणा सिलेबस है इसका, जो आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने शब्द समझाया कि सामाजिक न्याय क्या है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अब इसके अलावा यह इसमें शब्द दिया हुआ है एक अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध सर क्या होता है? आप लोग संबंध तो जानते ही होंगे ना, संबंध क्या होता है भाई, है ना? तो संबंध बनाना है ना, संबंध होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे कि दो मित्रों के बीच, जैसे आप हैं और एक आपका मित्र है बी, तो ए हो गए आप, बी है, तो आप दोनों के मध्य संबंध कैसे हैं, यानी कि आप क्या एक दूसरे के कपड़े पहनते हो, क्या कैसे करते हो, पैसे लेना देना, खाना पीना लेना देना, पार्टी देना, ये सभी चीज़ें। ऐसे ही देश के स्तर पर समझेंगे कि एक देश के दूसरे देशों से संबंध, या एक देश के शेष विश्व से संबंध, जैसे भारत का संपूर्ण पृथ्वी से संबंध, जैसे कि अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो इन देशों से संबंध, यानी कि एक देश का संपूर्ण अन्य देशों से संबंध, यानी कि अपने देश को छोड़ करके अन्य दो देश से संबंध हो, उसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कहेंगे। अब इसमें पढ़ा जाता है कि जो अच्छे देश हैं जिनसे हमारे ज़्यादा संबंध हैं, अब इनके संबंध भी कई सारे होते हैं। हमारे आर्थिक संबंध होते हैं कि हम पैसा मैसा लेने की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी लेने देने की बात करते हैं। अब टेक्नोलॉजी कैसे ली जाती है आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो समझ जाएंगे, चूँकि मैं आपको बेसिक बच्चों को समझा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों में से कई एडवांस भी होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी का लेना देना है ना, और पैसे का निवेश इधर उधर करना, इन्वेस्टमेंट करना है ना, पर्यटन इधर उधर करना, यानी कि पर्यटन आप उनके यहाँ घूमने जा रहे हो, वो आपके यहाँ आ रहे हैं, निवेश आकर्षित करना, व्यापार करना है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ऐसी बहुत सारी चीजें क्या कैसा हो रहा है, इनको अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम लोग समझते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा रूस यूक्रेन वार, तो उसका भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, या भारत किसकी ओर है, यूक्रेन की ओर या रूस की ओर, ठीक है ना। अभी इजराइल का चल रहा है, तो इजराइल की ओर है या फिलिस्तीन की ओर है, इनके से क्या कैसा चलेगा, इनसे विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये युद्ध हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा हमको समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बहुत सारी बातें अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम लोगों को पढ़नी होती हैं। तो ये आपने समझा, इतना ही आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपको मैंने 3-4 सब्जेक्टों के बारे में यहाँ बताया कि एक तो पढ़ना है आपको पॉलिटी, समझ गए हैं आप, दूसरा पढ़ना है आपको गवर्नेंस, तीसरा पढ़ना है आपको सोशल जस्टिस, और इसके बाद पढ़ना है आपको IR, ठीक है ना। तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR, ये 4 सब्जेक्ट आपके इसमें लगे हुए हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सभी शब्दों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी हम लोग आगे समझेंगे इसमें
केवल पॉलिटी के एक एक सिलेबस को थोड़ा सा देखेंगे। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत का जो सिलेबस है वो। चलिए, तो अभी हम लोगों ने केवल शब्दों को समझा है, 4-5 की क्या शब्द रहे हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं कि शब्द में क्या रहे हैं। देखिए मित्रों, आपका इस सिलेबस में कितना यूनिट है, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, यानी कि इसने यूनिट कितना दे रखा है। तो देखो, GS2 का सिलेबस समझ रहे हैं, जिसमें 4 सब्जेक्टों को समझ रहे हैं हम लोग। हालांकि अभी आप इस हिसाब से देखोगे कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा गवर्नेंस का है, कौन सा पॉलिटी है, तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आपको विषय में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को एक में ही रखना है। क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को एक में रखना है। गवर्नेंस को आप अलग से भी कर सकते हैं। चलिए देखो, तो पहला टॉपिक्स जो आपका है, आपकी कितना यूनिट है यहाँ, तो आप देख रहे हैं पहला यूनिट यहाँ लिखा है पहला नंबर, और ये लिख रहा है 11 नंबर, तो 11 तक हो गया। इसके वाले आगे वाले पेज में देखेंगे तो 12 पेज से लेकर के 20, यानी कुल मिलाकर के इसमें 20 यूनिट है। कितना है बोलो बोलो? 20 है। कितना है? 20 है। चलिए, तो 20 यूनिट है, यानी कि सभी कंप्लीट सिलेबस ही उस यूनिट का 20 में है आपका। तो सर इसमें पॉलिटी का कितना है, गवर्नेंस का कितना है, IR का कितना है और सोशल जस्टिस का कितना है, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे कि हम अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कर सकें। तो आपको मैं ये यूनिट बता रहा हूँ कि कौन सी यूनिट पॉलिटी की है और कौन सी क्या है। तो मैं यहाँ पॉलिटी और संविधान की यूनिटें एक साथ बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट यूनिट से लेकर के 9वें नंबर की जो यूनिट है, इसमें पॉलिटी भी है, यानी कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है बोलो? राज्य व्यवस्था। और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। तो 1 यूनिट से लेकर 9वीं यूनिट तक क्या है? संविधान है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं। आगे जो आप ये देख रहे हैं 10वें नंबर का, 11वें नंबर का, ये आपका गवर्नेंस है। इसके आगे मैं आपको बताता हूं। इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद आप देखिए यहां 15वें नंबर का, 16वें नंबर का, ये आपका गवर्नेंस है। ठीक है, तो ये लगभग आपका गवर्नेंस है जो मैंने यहां बताया। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं, तो आपने क्या देखा यहां कि आपने देखा सभी यूनिट, आप तो 11 यूनिट यानी कि 9 यूनिट तक क्या है? पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद 10वीं और 11वीं यूनिट क्या है? गवर्नेंस है। इसके बाद आप मानेंगे कि 15वीं 16वीं गवर्नेंस है। और इसके बीच में जो ये 3 यूनिट है, इसे आप क्या मानेंगे? ये सोशल जस्टिस है। क्या है? सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय जैसा है। हालांकि देखो, थोड़ा सा इधर ऐसा है कि जो शासन व्यवस्था है और सोशल जस्टिस है, देखो IAS अधिकारियों को करना क्या है बोलो? सामाजिक न्याय ही करना है ना उन नीतियों का। तो ये जुड़ा हुआ है कि जो सरकार द्वारा शिक्षा के लिए नीति बनाई गई, तो इनके द्वारा ही तो रेगुलेट करना है। तो ये जुड़े हुए हैं। तो आप एकदम ऐसा नहीं समझ सकते कि ये चीज़ गवर्नेंस है, ये चीज़ पॉलिटी है, ये चीज़ हिस्ट्री है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो समझ करने के सामान्यतः समझ सकते हैं आप, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती यहाँ कि नहीं निश्चित रूप से यही है, ऐसा आप नहीं हो सकते हैं। आप PY क्वेश्चनों को आपको समझाऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। चलिए क्वेश्चनों को बताएंगे। बाकी हाँ, 17, 18, 19 और 20 ये आप कह सकते हो कि ये IR से रिलेटेड है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे आज? अभी हम केवल यहाँ सिलेबस समझेंगे पॉलिटी का। किसका सिलेबस समझेंगे? पॉलिटी का। और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे किसका, मतलब उसके बाद फिर हम आगे जैसे जैसे एक एक सब्जेक्टों को पढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे मैं एक एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस समझाते जाऊंगा। लेकिन अभी में हम आपको सिलेबस समझाने वाले हैं किस चीज़ का? पॉलिटी का। यानी कि 1 यूनिट से 9 यूनिट तक का आपका जो लगा हुआ है, इतना अभी आपको बहुत ज़्यादा काम का है। और ये पॉलिटी का है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का है और पॉलिटी का है। आप इसको एक शब्द में पॉलिटी कहते हैं। वैसे संविधान और राज्य व्यवस्था जो आपने मेरी PDF देखा है, उसमें 2 ही सब्जेक्टों का मैंने नाम लिखा है। देखो, एक तो लिखा है मैंने संविधान और दूसरा लिखा है राज्य व्यवस्था। तो ये इसका मतलब यही है कि राज्य व्यवस्था का मतलब आपका क्या है? बोलो बोलो।
पॉलिटी, और संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं, अब एक एक सिलेबस को हम समझेंगे यहाँ। अब देखो क्या है, इसमें 9 टॉपिक्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ समझ लेते हैं। पहला टॉपिक्स क्या है यहाँ, तो पहला टॉपिक्स में आपका ये है कि संविधान क्या है, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे सर एक एक चीज़ समझाइए, भारतीय संविधान क्या है, ऐतिहासिक आधार क्या है, विकास क्या है, विशेषताएं क्या है, संशोधन क्या है, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है और बुनियादी संरचना क्या है, ये सब क्या है। अब देखो ऐसे आपको तो ये लगा हुआ है, तो अभी आपको इतना जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उतना आपको पढ़ते जाना है मेरे मित्रों। अब इसके बाद तो ये अभी इसको मैं बहुत डीप में, यानी कि अभी तो मैंने ऐसे ही पढ़ करके बता रहा हूँ ये 9 यूनिटों को। इसके बाद इस फर्स्ट यूनिट को आज मैं 2 घंटे में आपको सिलेबस में समझाऊंगा। क्या करूँगा बोलो, 2 घंटे में समझाऊंगा ये यूनिट। तो अभी आपको केवल 9 यूनिट का केवल थोड़ा बता दे रहा हूँ इसमें क्या लिखा है, बाकी इन यूनिटों को मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा। लेकिन पहली यूनिट जो स्टार्ट करूंगा उसको मैं आज ही आपको 2 घंटे समझाऊंगा। चलिए, दूसरा आपने यहां देखा कि संघ एवं राज्य के कार्य उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना करनी है इसमें। तो इस प्रकार ये लगे हुए हैं। संसद के बारे में अब, और राज्य विधायिका के बारे में, उसकी संरचना कैसे होती, कैसे संसद बनती है, संसद के कार्य क्या होते हैं, संसद की शक्तियाँ क्या हैं, संसद के विशेषाधिकार क्या हैं, इससे उत्पन्न विषय हैं। मैं समझ रहा हूँ मित्रों आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे होंगे सिलेबस को, अभी जो मैं बता रहा हूँ केवल मैं पढ़ के बता रहा हूँ 9 टॉपिक्स तक। अभी आपको बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं लेना है। आपको इतना मालूम चला कि 9 टॉपिक्स तक पॉलिटी है, बात खत्म है। पहला टॉपिक्स ऐसे समझाऊंगा कि आप याद हो जाएंगे, और ये सभी टॉपिक्स ही ऐसे समझाऊंगा कि एक बार में याद हो जाएगा आपको। जैसे कि संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन याद हुआ कि नहीं हुआ आपको, हो गया कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। चलिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था, इनमें अंतर मालूम चला। ऐसे ही अभी आपको परिभाषाओं सहित लिखाऊंगा सभी का। फिर है कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, उसके संगठन, कार्य, मंत्रालय, यानी कि बहुत सारे मंत्रालय पढ़ा होगा आपने। ये है वित्त मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय तो सुना ही होगा मोटा भाई, है ना। चलिए, प्रभावक समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप आपने सुने होंगे। तो ये सब प्रेशर ग्रुप, थोड़ा सा अब यहाँ से प्रेशर ग्रुप, औपचारिक अनौपचारिक संघ शासन प्रणाली में उनकी भूमिका है, ये थोड़ा गवर्नेंस से टच होता है ये वाला, तो इसको भी पढ़ेंगे, हालांकि पॉलिटी का ही है। आगे हम चुनाव से संबंधित समझेंगे कि चुनाव के लिए जनप्रतिनिधित्व एक अधिनियम है, इसमें बहुत सारी चुनाव क्या कैसे होना है उससे संबंधित प्रावधान है, तो इस अधिनियम के बारे में समझना है। बहुत सारे विभिन्न संवैधानिक पद होते हैं, जैसे कैग का पद हुआ जिसका अनुच्छेद 148 से 152 में वर्णन है, तो कैग इत्यादि हुए। तो संवैधानिक पदों पर नियुक्ति क्या है, संवैधानिक निकाय क्या है, जैसे यूपीएससी एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, इसकी यूपीएससी की शक्तियाँ क्या हैं, ऐसे कई सारे संवैधानिक निकाय हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है, उनके कार्य क्या है, उनके उत्तरदायित्व तो क्या है। ऐसे ही सांविधिक निकाय क्या है, विनियामक निकाय क्या है, और अर्धन्यायिक निकाय है। जब पूर्ण न्यायिक निकाय था न्यायपालिका, तो अर्ध बनाने की क्या जरूरत थी मेरे भाई, अर्धन्यायिक निकाय क्या होता है, ये सभी हम बहुत डीप समझेंगे। पर अभी मैं आपको केवल थोड़ा सा बता रहा हूँ, वरना मैं ऐसे समझाऊंगा तो 10 घंटे में 15 दिन में ये केवल सिलेबस ही कंप्लीट हो पाएगा आपका। चलिए, इसके बाद सांविधिक और विनियामक निकाय, ये सब आपके लास्ट में लगे हुए हैं, सांविधिक निकाय, विनियामक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय। तो ये 9 टॉपिक्स हैं। अभी तक आपको केवल इतना मालूम चला कि 9 टॉपिक्स हैं, इतना ही मैं बताना चाह रहा था कि आप इतना ही पता चल जाए कि 9 टॉपिक्स हैं पॉलिटी में। कितने हैं? 9। आपको सिलेबस क्या मालूम है? कुछ नहीं। क्या करना है मालूम? कुछ नहीं। अब मैं आपको जो इसमें पहला यूनिट है, कौन सा है पहला यूनिट बोलो, क्या नाम है इसका? भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, इन सभी चीजों को लेकर के आगे पढ़ाने वाला हूं, इसके सिलेबस को समझाने वाला हूं। अभी पढ़ाने ना हूं आज मैं केवल आपको इस सिलेबस को समझाऊंगा कि इसमें प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर के क्या चीजें हैं, मेंस को लेकर के क्या चीजें हैं, किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, यह सभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, अब आपको मैं समझाऊंगा ये पहले नंबर की यूनिट। अब इसके पहले नंबर की यूनिट में देखो मित्रों, जो भी एक शब्द है ना,
इन शब्दों को थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि पहला शब्द क्या लिखा है, भारतीय संविधान। पहला क्या लिखा है बोलो, भारतीय संविधान। दूसरा शब्द क्या लिखा है, ऐतिहासिक आधार। तो ये क्योंकि अभी आपको आगे पढ़ाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा लिखा है भारतीय संविधान का विकास। चौथा क्या लिखा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये देखो बार बार भारतीय संविधान नहीं कह रहा है, लेकिन हमसे आप यहां लिखा है विशेषताएं, तो भाई किसकी विशेषताएं, तो इसका उत्तर क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। किसका विकास, भारतीय संविधान का। किसमें संशोधन, तो भारतीय संविधान में। तो संशोधन 6वें नंबर पर लिखा है, और बुनियादी संरचना आप लिख लीजिए यहाँ 7वां नंबर, और महत्वपूर्ण प्रावधान लिख लीजिए 8वां नंबर। यानी कि आपके पहली यूनिट में से 8 टॉपिक्स निकले हैं। कितना निकले हैं, 8 टॉपिक्स। कितना निकले हैं, 8। क्या निकले हैं, पहला हुआ भारतीय संविधान, दूसरा निकला है ऐतिहासिक आधार, तीसरा निकला है उसका भारतीय संविधान का विकास, चौथा टॉपिक्स हुआ भारतीय संविधान की विशेषताएं, पांचवा हुआ भारतीय संविधान में संशोधन, छठवां टॉपिक्स हुआ भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचे का कंसेप्ट, 8वां हुआ यहाँ कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान। इसी अकॉर्डिंग एक एक चीज को हम समझने वाले हैं। तो यहां मैंने ये दिखा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है और ये सिलेबस आपको ले लेना है। चलिए अब यहां जो देखो ये सिलेबस लिखा हुआ है, राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 5-6 दिन आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी सी, लेकिन फिर आपको समझ में आने लगेगी, आप सीख जाएंगे मेरी राइटिंग। चलिए अब पहला तो ये देखो यूनिट 1 के सिलेबस को मैं यहां समझा रहा हूं सबसे पहले आपको, और यहां लिखा हुआ है भारतीय संविधान, ठीक है, ऐतिहासिक आधार ये हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2, विकास ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 संशोधन, नंबर 6 आप मानिए बुनियादी ढांचा, और नंबर 7 मानिए आप महत्वपूर्ण प्रावधान। इस प्रकार से अब तो भारतीय संविधान शब्द लिख दिया केवल। अब आपको बताओ मेरे भाई, यहाँ केवल भारतीय संविधान शब्द लिखा है, समझ रहे हो, और पेपर में भारतीय संविधान को लेकर के क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसको अब आपको क्या क्या समझना है कि आप भारतीय संविधान के अंदर की बातें समझ पाए। क्या उसमें लिखा है शासनिक व्यवस्था के बारे में। तो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को ऐसे थोड़ी ना आप समझ पाएंगे, उसके लिए कुछ समझना पड़ेंगी चीज़ें। तो भारतीय संविधान में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यानी कि शब्द के अंतर्गत कितने टॉपिक्सों को कवर करना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। अभी मैं सिलेबस समझा रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं मेरे मित्र, सिलेबस समझा रहा हूं। इसके आधार पर जो मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, मेंस के क्वेश्चन जो डिस्कशन किए हैं, उन डिस्कस करने के आधार पर, यानी कि जो मैंने पहले इनको एनालिसिस किया है, आप ऐसा समझिए जो मेरे प्रीलिम्स मेंस के PYQ एनालिसिस किए हैं, सिलेबस एनालिसिस किया है, उसके बाद मैंने समझा है कि भारतीय संविधान शब्द के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बने हैं और क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। उसी के आधार पर मैंने ये टॉपिक्स डिसाइड किए हैं। क्या कौन से टॉपिक्स, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो क्या टॉपिक्स आपको अध्ययन करना है, यदि इन टॉपिक्स का अध्ययन आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है संविधान क्या है। तो संविधान क्या है बताओ, आपको लोगों को मैंने बताया है कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है बताइए, इसका मतलब ये कि संविधान एक प्रकार का विधिक दस्तावेज है, वैधानिक दस्तावेज है, जिसमें किसी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नियम संकलित या एकत्रित होते हैं, ठीक है ना। तो संविधान ये हो गया। राज्य व्यवस्था क्या है, अब राज्य व्यवस्था की परिभाषा बताओ। तो फिर राज्य व्यवस्था से अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें कोई देश अपने संविधान में वर्णित नियमों विनियमों के आधार पर राज्य के संचालन हेतु व्यवहारिक अनुप्रयोग करता है। तो राज्य की विधियों का व्यवहारिक अनुप्रयोग हेतु नीतियों का सृजन करता है, वह राज्य व्यवस्था है। तो संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, ये दो शब्दों को समझा। अभी संविधान का महत्व क्या है, हम लोगों को ये पढ़ना है। अच्छा ये बताओ संविधान का निर्माण क्यों किया, अब फिर पढ़ना है। तो संविधान क्या है इसको पढ़ेंगे हम लोग, राज्य व्यवस्था क्या है इसको पढ़ेंगे, परिभाषाएं लिखेंगे इसकी जब इस टॉपिक्स को लाएंगे। फिर पढ़ेंगे संविधान क्यों और क्यों बनाया गया। अब बताओ संविधान क्यों बनाया गया, इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। क्या जरूर मतलब संविधान नहीं था 1947 से पहले तो कैसे देश चल रहा था फिर मेरे भाई, सोचो ना ये बात आप, संविधान नहीं था तो
और ये तो 1947 के बाद, यानी कि हालांकि 1950 के बाद ही आप माने कि संविधान लागू हुआ है। मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ, देखिए कुछ विद्वान होंगे तो उनको ऐसा रहेगा कि इतना आप एकदम नहीं बता रहे हैं 26 नवंबर 1949, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को सामान्य स्तर से लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। और एक एक चीज़ों को अभी आगे जैसे आपकी 4-5-6 क्लासें होंगी आपका लेवल भी बढ़ा दूंगा, और कंटेंट का मतलब ये कि स्तर में से बात करूंगा, लेकिन शुरुआत के 7-8 लेक्चर में 5-6 लेक्चर पे एकदम व्यवहारिक और सरल तरीके से चलना होगा, क्योंकि मुझे सभी को लेकर के चलना है। आगे चलते हैं। तो 1950 के बाद जो संविधान आया, 1950 से पहले कैसे देश चलता था, कैसी शासन व्यवस्था चलती थी, क्या देश की शासन व्यवस्था नहीं चलती थी, और चलती थी तो केवल मनगणना आधार पर चलती थी, या कैसे चला रहे थे अंग्रेज, तो उससे अंग्रेजों से पहले कैसे चल रही थी, यानी कि आप मान लें कि लगभग 1600 ईस्वी से पहले कैसे चल रही थी राज्य व्यवस्था, है ना, मुगलों के समय कैसे चलती थी। तो संविधान का निर्माण क्यों, यानी कि अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारतीय शासन प्रणाली में संविधान के महत्व को बताइए, यानी कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के महत्व को उल्लेखित करिए। अब संविधान का महत्व पूछ ले, क्या महत्व है संविधान का, क्यों संविधान बनाया। जिन देशों में संविधान नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन में है, हालांकि ब्रिटेन में भी संविधान है लेकिन अलिखित संविधान है, तो अब संविधान में ये समझना है। अब देखो संविधान है, अब संविधान के हम लोगों को यह समझना है कि संविधान का इतिहास क्या है, यानी कि संविधान का इतिहास का मतलब ये कि संविधान शब्द सबसे पहले किसने बताया, कब इसका उल्लेख हुआ। क्या 1906 में जो स्वराज की मांग की गई थी उसमें संविधान की मांग का कुछ था, या उससे पहले का कुछ था, या कि गांधी जी ने अपनी जो पत्रिका है उसमें सबसे पहले, या फिर एम.ए. रॉय का जो आप लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। डरिए मत इन कंटेंट बोलने से, कुछ लोग विद्वान हैं उनके लिए कंटेंट बोल रहा हूँ कि उन्हें भी लगे कि थोड़ा हमारे लेवल का भी चल रहा है। आप सभी को एक एक चीज़ बताऊंगा कि कब कैसे आया है, तो अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, केवल सिलेबस बता रहा हूँ कि हम लोगों को तीसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, संविधान का इतिहास क्या है। चौथा टॉपिक्स पढ़ेंगे लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है, यानी कि कुछ लोग अपनी बातों को लिख करके रखते हैं कि हम कैसे चलेंगे, यानी कि दिनचर्या को लिख लेंगे, 7 बजे उठूंगा, 8 बजे खाऊंगा, 5 बजे नहाऊंगा, ऐसा 9 बजे सो जाऊंगा, है ना, ऐसे लिखे रहते हैं ना अपनी, तो वो हो गया लिखित, है ना। 8-9 रात को 11 बजे चैटिंग करूंगा, है ना, पबजी खेलूंगा, है ना, तो ये सब व्यवस्थाएं आपकी बनी रहती हैं। तो अब आप ये बताइए, लिखित हो गया ये चीज़ है, तो आपका लिखित आपकी दिनचर्या है। तो ऐसे हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है। अच्छा, लिखित संविधान अपनाने के पीछे क्या कारण है और क्या उद्देश्य है। और ब्रिटेन ने अलिखित संविधान अपनाया, तो बोलो किसने अलिखित अपनाया, बोलो जल्दी से एक उदाहरण बताओ मेरे मित्रों। तो आप एक उदाहरण में बताएंगे सबसे पहले ब्रिटेन, जैसे आप यूके कहते हैं, है ना, यूनाइटेड किंगडम, है ना, ऐसा आप कह सकते हैं उसको। तो अलिखित और लिखित संविधान में अंतर क्या है, फिर यही थोड़ा सा ये आपको यहाँ टॉपिक्स पढ़ना है कि अधिनियमित संविधान और अभ्युदित संविधान में अंतर क्या है। भारतीय संविधान अधिनियमित हुआ है और कोई संविधान अभ्युदित हुआ है, तो अभ्युदित और अधिनियमित संविधान में अंतर क्या है, अधिनियमन क्या होता है, अभ्युदय क्या होता है, ये सभी मैं आपको समझाऊंगा आगे। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है कहा जाए तो। जीवंत क्या होता है, जीवंत कैसे है, मनुष्य जीवित होता है, किताबें थोड़ी ना जीवित होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी किताब के जीवित है। आपसे पूछ ले क्वेश्चन, बताइए कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ऐसा क्वेश्चन आया है, चिंता मत करो PYQ में, ठीक है। तो जीवंत दस्तावेज है, कैसे कहोगे जीवंत है ना। अब तो ये तो समझे, फिर हम लोगों को समझना है यदि हम लोगों ने लिखित अपनाया है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके प्रभाव क्या है, और अलिखित संविधान अपनाने के पीछे कारण उद्देश्य क्या होते हैं व्यक्तियों के। तो लिखित संविधान अपनाने के पीछे कारण क्या है, अलिखित संविधान अपनाने के पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को यहां समझना है। 6वें नंबर में पढ़ेंगे कि किन देशों में लिखित संविधान को अपनाना चाहिए, यानी कि कैसे जो देश हो उनको अपनाना चाहिए। जैसे ब्रिटेन ने नहीं अपनाया तो क्यों नहीं अपनाया, और भारत ने अपनाया तो क्यों अपनाया, अमेरिका ने लिखित अपनाया तो क्यों अपनाया, ये आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि कितने तंत्र प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र है,
तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और किन देशों में राजतंत्र है ये आपको पता होना चाहिए। या कई देशों में क्या होता है, संवैधानिक राजतंत्र होता है। तो ये संवैधानिक राजतंत्र क्या है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। लोकतंत्र व राजतंत्र में क्या चुनौतियां होती हैं, जैसे कि लोकतंत्र की चुनौती क्या है, तो मैं लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अभिप्राय ये होता है कि जनता का शासन, लोकतंत्र का मतलब कि जनता स्वयं शासन करती है। अब कहीं कहीं सीधे तौर पर करती है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। तो फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मतलब क्या क्या घटक होते हैं, कैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाते हैं, और हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं अपनाया है, तो इन पर बात करेंगे कि लोकतंत्र और राजतंत्र में चुनौतियां क्या हैं। ध्यान रखिएगा इन टॉपिक्स को। तो ये सभी कहां से, भारतीय संविधान के अंतर्गत मैं बता रहा हूं। ये सभी चीजें आपको समझना है पहले कि भारतीय संविधान तो तब समझोगे जब ये बेसिक बातें जान लोगे कि लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, हमने लोकतंत्र क्यों अपनाया है, किसको, चाइना ने लोकतंत्र क्यों नहीं अपनाया है, अमेरिका ने लोकतंत्र क्यों अपनाया है, ब्रिटेन ने अलिखित संविधान क्यों अपनाया है, लोकतंत्र अपनाया है। क्या भारत में लोकतंत्र सच में है? आपको लगता है कि जनता का शासन है? बताइए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो अब आपको यहां ऐसी फालतू बातें नहीं करनी है कि ये है नहीं है, ऐसा कि हाँ वो तो है यहां कहने को, ठीक है ना। फिर आपको मतलब ऐसा कि बहुत सारी इसके बारे में बातें हैं, आगे बताएंगे। भारत में लोकतंत्र की विधिक स्थिति क्या है, यानी कि लोकतंत्र है ऐसा कैसे पता चलता है। क्या क्या कुछ अनुच्छेदों में ऐसे बातें की गई हैं जो लोकतंत्र जैसे उत्तरदायी है। तो पहली बात तो प्रस्तावनी में लिखा है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का मतलब ही लोकतंत्र का मूल पहला विधिक हो गया। इसके अलावा क्या ऐसे उल्लेख है जिससे पता चलता है, तो विधिक स्थिति क्या है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि संविधानवाद व संविधानवाद में अंतर क्या है, संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है। तो इस संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, इनके अंतर को समझेंगे हम लोग। फिर समझेंगे क्या भारत में संविधानवाद है, सब प्रमाण समीक्षा कीजिए, यानी कि संविधानवाद होता क्या है, संविधानवाद के अंतर क्या है, संविधान में अंतर क्या है। वैसे संविधानवाद देखो मैं एक शब्द में बता दूं आपको, संविधानवाद वह होता है कि किस स्तर पर किसी देश में उसके संविधान को असलियत में स्वीकार करते हैं लोग। जैसे कि रात को आप जा रहे हैं बाइक चलाते हुए, और जैसे कि आपके संविधान के अकॉर्डिंग एक रूल्स बनाया गया है कि आपको ट्रैफिक लाइट यदि जल रही है तो आपको सिग्नल तोड़ करके नहीं जाना है। तो आप रात्रि में भी खड़े होकर के वेट करें जब आपका समय निकल जाए, मतलब कि आपको समय ये हो जाए कि आपको अब जा सकते हैं, तब ही आप जाएं। आप ये ना देखें कि पुलिस वाला तो नहीं है रात को, और पुलिस वाला नहीं है तो निकाल दिए एकदम तेज स्पीड करके ऐसा करके, नहीं, ये नहीं करना है, एकदम और भगा दिए। तो देखो मैं गाड़ी सहज चला के बताता हूँ कि एकदम प्रैक्टिकल, तो ऐसे आपको करके नहीं जाना है। यानी कि आप किस लिए स्तर पर मानते हैं। हमारे यहाँ घूसखोरी भी अभी चलती है, तो संविधान को किस स्तर पर, संविधान को कई लोग कई सारी चीजें करते हैं, कितना हम संविधान का मानते हैं, किस स्तर पर होता है संविधानवाद। अच्छा, संविधानवाद नहीं है किसी देश में तो क्या करना पड़ेगा। अब क्या भारत में संविधानवाद है, तो ऐसे संविधान किसी देश में संविधानवाद होने के लिए अनिवार्य घटक, ऐसे कौन से घटक हो जिसके कारण संविधानवाद उस देश में आए, यानी कि लोग संविधान को माने। हमारे यहाँ मानते हैं या नहीं मानते हैं तो आप लोग जानेंगे, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में बहुत डिटेल से। तो ये आप संविधानवाद से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना, बना भी है पहले भी। चलिए आगे चलते हैं। फिर इस टॉपिक्स में पढ़ोगे संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, इसमें पढ़ोगे आप संवैधानिक नैतिकता क्या है। भारतीय संविधान में सांविधिक नैतिकता के मूल्यों का उल्लेख कीजिए, यानी कि हमारे संवैधानिक नैतिकता क्या है, और फिर संवैधानिक नैतिकता का हमारे नैतिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए, यानी कि संविधान में ऐसे कौन कौन से आपको लगता है कि संविधान में नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, तथा किन संवैधानिक लक्ष्यों के पूर्ण करने में प्राप्ति करती है, यानी कि क्या संवैधानिक मूल्य वर्णित है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी देखो ये मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने हैं हम लोगों को, भारतीय संविधान इस शब्द मात्र के अंतर्गत, और इसको मैं एक एक आपको अगले लेक्चर से मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।
संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है? हमने संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है, जैसे कि मैंने ये बता दिया। तो हमने संसदात्मक क्यों अपनाई है, कारण क्या है? और अमेरिका ने अध्यक्षात्मक क्यों अपनाई है? अच्छा, अध्यक्षात्मक अपनाने का और संसदात्मक अपनाने का क्या महत्व है? क्यों अपनाना चाहिए? कैसे देशों को कौन सी अपनानी चाहिए? हमने क्यों अपनाई है? तो कारण क्या है इसके पीछे? तो इन सभी चीज़ों को इसमें हम पढ़ेंगे, यानी और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। भारत द्वारा संसदात्मक प्रणाली अपनाने के पीछे वैध तर्क क्यों अपनाई है हमने भाई, कि हम बिना तर्कों के अपना लिए हैं, तो क्यों अपनाई है, इसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तो अभी आपको यही मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको आगे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा कि ये पढ़ूंगा, टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, तो फिर से मैं एक एक टॉपिक से स्टार्ट ही करूंगा आपको पढ़ाना, ध्यान रखिएगा। तो भारत द्वारा संसदात्मक प्रणाली अपनाने के पीछे वैध तर्क, संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणाली में मूल घटक क्या है, इनके घटक क्या है दोनों के, तो मूल घटकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोगों को देखना है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, हमारा संविधान एकात्मक है, संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है। संविधान एकात्मक है, संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है, यानी कि कैसा संविधान है। अभी आप लोग जानते नहीं होंगे एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या से होता है, अर्ध संघात्मक। फिर हम समझेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है अथवा अर्ध संघात्मक है। तो इस संघात्मक के अंतर्गत ही अर्ध संघात्मक, संघात्मक ये सब आ जाता है। सब प्रमाण चर्चा कीजिए। भारत संघ है, परिसंघ या महासंघ है, ये अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये 19 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोगों को इसके अंतर्गत, यानी कि कुल मिलाकर के ये कि जो आपका यूनिट, कितनी यूनिट लगी हुई थी आपकी, 20 यूनिट लगी हुई थी। 20 यूनिट में से मैंने पहली नंबर की यूनिट पढ़ा रहा हूँ। पहले नंबर की यूनिट में 8 यूनिटें निकली हैं। कितना निकली हैं? 8 यूनिट। इन 8 यूनिट्स में से मैं पहली यूनिट बता रहा हूँ जिसमें लिखा है भारतीय संविधान, और उसके अंतर्गत हमने 1 से लेकर के 19 नंबर के टॉपिक्स तक, 20 तक बताए हैं आपको। तो इन टॉपिक्सों का अध्ययन करना है। जब मैं आपको इन टॉपिक्सों का अगले लेक्चर्स में अध्ययन कराऊंगा, और अध्ययन कराने के बाद फिर आपको मैं प्री और मेंस में दोनों समान उपयोग, यानी कि अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक्स है क्या, प्रीलिम्स परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण है और आपको मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, ये वाला जो आपका पहला है कि जिसमें आपको भारतीय संविधान लिखा हुआ है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत में आपको जो ये 20 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, 20 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, इन 20 टॉपिक्स का महत्व प्रीलिम्स में या मेंस में है। तो देखो, ये आपको अवधारणात्मक समझ विकसित करेंगी, सभी कंसेप्चुअल क्लियरिटी करेंगे। और ये बेसिक जानकारी है आपके लिए कि भाई नॉर्मल आपको यही पता नहीं है कि लोकतंत्र है, तो आप लोकतंत्र पढ़ोगे कैसे, समझ में आ रहा। आपको यही पता नहीं है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली है या शासनात्मक क्या है, संसदात्मक, तो आप ये कैसे समझोगे कि भाई हमारे यहाँ संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है। तो पहले तो आप पूरा संविधान जब आगे अंदर पढ़ोगे तो उसमें तो संविधान में तो केवल संसदात्मक व्यवस्था की बातें लिखी होंगी, अध्यक्षात्मक का तो कुछ लिखा नहीं होगा। तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि अध्यक्षात्मक क्या होता है और संसदात्मक क्या होता है। बच्चों की बेसिक दिक्कत यही होती है कि टीचर ये नहीं बताते हैं। पहले 10-12 लेक्चर में बेसिक बातें बतानी होती हैं जो डायरेक्टली पेपर में तो नहीं आएंगी, लेकिन वो आपको सहायता जरूर करेंगी। जैसे कि सीधे तौर पर तो यूपीएससी की पढ़ाई में, एग्जाम में आपके माता पिता आकर के सीधे तो नहीं करेंगे ना हेल्प। पेपर लिखेंगे क्या? नहीं। जीएस लिखेंगे क्या? नहीं। सीसेट? नहीं। कोई विषय पढ़ेंगे? नहीं। लेकिन फिर भी आप आईएएस बनने के बाद ये क्यों कहते हो कि हमारे माता पिता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? क्यों? क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही अप्रत्यक्ष रूप से ये बेसिक आपको हेल्प करता है। तो ये आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी करेगा, यानी ये प्री और मेंस में समान उपयोगी है। और आप समझ के रखिए, आपको हर बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन इसकी समझदारी के आधार पर होगा आपका तैयार, ध्यान रखो। यूपीएससी में इसकी समझदारी आपकी, मतलब जो मैं समझा रहा हूं, ये जो पहला यूनिट है इस भारतीय संविधान के अंतर्गत, इसकी समझदारी की बदौलत सभी लोगों से एक क्वेश्चन ज्यादा करके आएंगे। और ये मैं आपको पेपर सहित दिखा दूंगा।
आपको मैं PDF सेंड करूंगा, उसको आप निकाल लीजिएगा, जिसमें 2013 से 2023 तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो उन क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा यहाँ से कि 2013 का 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2018 का 7वें नंबर का देखिए, तो आप खुद अपने पेपर से देखें। वरना टीचर ये कह दे कि कुछ कुछ क्वेश्चन तो ले आया और सभी लेकर के नहीं आया, तो मैं आपको पेपर ही दे रहा हूँ, आप पढ़ने के बाद खुद मिला लो। समझ में आ रहा है? स्वयं मिलाइएगा। तो ये बेसिक है, कंसेप्चुअल दोनों रहेगा। अब फिर मैं यहाँ पढ़ाने के बाद आपको क्या करूँगा, इसी यूनिट के कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, जो मेंस के क्वेश्चन आए हैं वो लाऊंगा, और मुख्य परीक्षा में जो यानी कि जो टेस्ट सीरीज हो सकती है वो, यानी कि जो आगे आ सकते हैं, संभावित हैं भविष्य में, वो भी क्वेश्चन में यहाँ आपको लाऊंगा और उसका उत्तर लिखना बताऊंगा। जो पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को भी इस यूनिट से लाऊंगा, उनके उत्तर लिख के बताऊंगा। प्रीलिम्स में भी जो आ चुके हैं उनके लिए, और जो आ सकते हैं वो, यानी कि टेस्ट सीरीज के, तो मैं ये पढ़ाऊंगा। पहली यूनिट, पहला वाला शब्द भारतीय संविधान, और फिर इसके ये PYQ मेंस सब कुछ यहाँ लाऊंगा। तो ये एकदम फ्री पढ़ा रहा हूँ आप लोग मित्रों। मेरा यही है कि आप इसको शेयर करिएगा और सभी मित्रों तक, चूंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे वो उसी अकॉर्डिंग इसको आगे जारी रख पाऊंगा। एक भी रुपये आपसे नहीं ले रहा हूँ, एकदम बेसिक आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, अभी हमने अब क्या समझा कि पहली यूनिट का शब्द, अभी एक शब्द समझा हम लोगों ने, भारतीय संविधान। तो अरे बाप रे, इतना पढ़ना होता है, आज पहली बार समझ रहे हैं कई लोग। आप में से पहली बार ये सिलेबस देखेंगे कि ऐसा भी होता है। तो भारतीय संविधान शब्द के अंतर्गत हम लोगों को कितना पढ़ना है, 20 टॉपिक्स कवर करना है लगभग। और भी देखो कुछ ऐड हो सकते हैं मित्रों इसमें, 4, 5, 6 टॉपिक्स, तो वो मैं आगे पढ़ाते समय ऐड कर दूंगा। यदि मुझे कुछ लगेगा कि कुछ मेरे से छूट रहा था जो मैं इस समय नहीं लिख पाया हूँ, तो या मुझे याद नहीं आ पाया है, या आप लोग कुछ टॉपिक्स हों इसलिए आपको लग रहा हो कि इसमें आपको सर और भी कुछ बेसिक क्लियरिटी के लिए मुझे बताना चाहिए, वो आप ज़रूर लिख करके मुझे पूछेंगे कि सर ये मुझे आपको बताना चाहिए, या और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको आगे कवर कर दूंगा। दूसरा शब्द है आपका ऐतिहासिक आधार। दूसरा शब्द क्या है यहां आपका, ऐतिहासिक आधार। अब ऐतिहासिक आधार के अंतर्गत कितने टॉपिक्स को कवर करना है, यह हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो इसके बाद हम लोगों को दूसरा, चूंकि पहली यूनिट का सिलेबस समझ रहे हैं हम लोगों को, क्या टॉपिक्स कर रहे हैं यह हम समझ रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, हमने एकदम आपको दे दिया है। ऐतिहासिक आधार होता क्या है, देखो भारतीय संविधान एक दिन में तो नहीं बना, क्या नहीं है, एक दिन में नहीं बना। आप लोगों को क्या पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना है, ये मालूम है। लेकिन देखो, तो ऐतिहासिक के आधार क्या है, यानी कि कहाँ से ये बना है संविधान, कहाँ से भारतीय संविधान में, जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद कहाँ से सोचा हमने, कब सोचा पहली बार, विधायक का पद कब सोचा हम लोगों ने पहली बार, संविधान कब सोचा, सांसद होंगे के कब सोचा हमने, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था होगी ये कब सोचा, हम अध्यादेश प्रस्तुत करेंगे ये कब सोचा। तो एक दिन में हम लोगों ने ये सब काम नहीं किया, धीरे धीरे ये सोचा। तो क्या हम लोगों ने सोचा, नहीं, अंग्रेज हम पर कई सारे अत्याचार करते गए, अपने अकॉर्डिंग कानून बनाते गए और हम उनका विरोध करते गए, और हम अपनी तरफ से बताते गए नहीं ऐसा आपको करना है, ऐसा करना है, वो अपनी ओर से लाते रहे। तो इन्हीं घटनाओं के कारण जो ऐतिहासिक यानी कि अंग्रेजों के समय का काल रहा, तो उसमें ही संविधान धीरे धीरे विकसित हुआ। यानी कि कुछ कुछ संविधान विकसित होने का मतलब ये कि राज्य व्यवस्था को चलाने के नियम, यानी कि संविधान में क्या वर्णन है बोलो मेरे भाई, संविधान में तो राज्य व्यवस्था को चलाने वाले नियम ही है ना, जो अभी आपको मैंने पढ़ाया। तो ये नियम कैसे बने, कब बने थे, एक दिन नहीं बने हैं ये भाई मेरे। ये नियम जैसे कि अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को भारत पर क्या करना था, शासन करना था। तो शासन करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे नियम बनाए, ठीक है, और हमने जो उन्होंने धीरे धीरे नियम बनाए उनसे हम लोगों ने लड़ाई की, चूंकि वो हम लोगों को संचालित कर रहे थे। वो नियम बना करके किस पर लागू करते थे, भारतीय जनता पर। तो भारतीय जनता ने प्रतिक्रिया की, भाई ये नियम नहीं चलेगा इधर पर। मुझे भी उन्होंने कहा हम क्या करते हैं कि अब एक ऐसा व्यवस्था बनाएंगे जिसमें कई लोग मतलब मंत्री होंगे,
तो भारतीयों ने कहा मुझे भी मंत्री बनाओ, नहीं मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ, है ना। तो कब से उन्हें ऐसा किया, तो धीरे धीरे ये प्रणाली विकसित हुई। तो इसी को कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, कि भारतीय संविधान में जो कुछ राजनीतिक व्यवस्था या देश चलाने के जो नियम कानून हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से उसमें आए हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कुर्सी कहाँ से आई है, तो आप बताएंगे कि इस दुकान से आई है। तो मैं पूछ लूं कि संविधान में यह अनुच्छेद 19 कहाँ से आया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी है, तो ये भी कहीं से आया है। तो वो ही सब ऐतिहासिक आधार होता है कि कोई चीज कहाँ से आई है। तो हमारे संविधान विकास का जो हम लोगों को पढ़ना है कितने वर्ष का है, तो हम लोगों को पढ़ना है ये 1783 से लेकर के 1947 तक का। यानी कि लगभग आप देखेंगे यहाँ तो 1700 के बाद 1800, 1783 के बाद 1883, यानी कि कुल मिलाकर के आप ऐसा समझें कि मतलब 1800, 1900, ऐसा कि आप 200-250 साल समझ लें। समझ में आ रहा। तो इन 250-300 साल के करीब जो भी विकास हुआ है उससे हम लोगों को अध्ययन करना है। तो इसमें हमने टॉपिक्स डिसाइड किए हुए हैं। तो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास का मतलब ये है कि जो भी इन लोगों के आए, कुछ अब क्या हुआ कि वो रोज एक एक कानून नहीं बनाते थे। उन्होंने क्या किया कि महत्वपूर्ण कुछ सालों में कुछ कानून बनाए, ऐसा आप मान सकते हैं। जैसे कि 1773 में बनाया रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में बनाया पिट्स इंडिया एक्ट, 1823 में बनाया, 1813 में बनाया, 1833 में बनाया पिट्स इंडिया, 1833 का एक्ट, 1853 का अधिनियम। तो इस प्रकार के ये जब कंपनी हमारे यहाँ राज करती थी, अब आपको ये पता नहीं होगा कंपनी का दौरान क्या होता था। यानी कि देखो पहले क्या करती थी, एक कंपनी थी व्यापारिक, वो भारत पर शासन करती थी। तो पहले कंपनी करती थी, फिर डायरेक्टली ब्रिटेन करने लगा, ठीक है ना। तो ब्रिटेन जब करने लगा तो वो कब से करने लगा, यानी कि वो करने लगा आप मान के चलिए 1858 के अधिनियम से आप मान सकते हैं। इसी से वैधानिक तौर पर वो शासन करने लगा, तो ब्रिटिश ताज के शासन में। हालांकि ये बातें अभी आपको जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन फिर भी मेरे मित्रों आपको थोड़ा सा तो धैर्य बना के चलना पड़ेगा आगे। अभी मैं पढ़ा भी तो नहीं रहा हूँ ना, सिलेबस समझा रहा हूँ, जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन रट जाएंगे आप। तो यानी कि ये अधिनियमों के बारे में पढ़ना है। और फिर आपको पढ़ना है कि ये 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर पढ़ना है 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता अधिनियम, यानी कि हम लोगों को स्वतंत्र करने के लिए जो आया। तो ये सभी हम लोगों को इतने अधिनियम पढ़ने हैं। इसके अलावा भी कुछ हम लोगों को पढ़ने हैं, जिनमें से हम लोग कहेंगे कि हम लोगों को पढ़ना है एक साइमन कमीशन आया, जैसे साइमन कमीशन गोबेक किनारे लगे थे 1947 का। हम लोगों को पढ़ना है नेहरू रिपोर्ट जो 1928 की आई है। हम लोगों को पढ़ना है क्रिप्स मिशन जो 1942 का है। हम लोगों को पढ़ना है कैबिनेट मिशन जो 1946 का है। हम लोगों को पढ़ना है माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आई। ये सभी पढ़ना है हम लोगों को। कैसे पता चला ये सर कहाँ से लाए हो ये टॉपिक्स ढूंढ करके देख करके? आपको मैं बताऊं, मैंने पहले बताया था कि पीवाई क्यू देखना है, मेंस के पीवाई क्यू देखना है, सिलेबस देखना है, डिटेल्स करना है, उससे समझ में आ जाएगा। तो अब आप कहो सर प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनमें से? आपको बताऊं जितने भी ये एक्ट हैं सभी प्रीलिम्स के लिए हैं, यानी कि 1 2 3 जितना भी इसमें लिखे हैं सभी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है बोलो? सभी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और जो ये साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन, ये सभी प्रीलिम्स के लिए हैं। और एक बात और बताऊं, सामान्यतः ऐसा देखा गया है पिछले पीवाईक्यू में कि पिछले 10 साल में कि प्रत्येक वर्ष इन ऊपर जितना मैं एक्ट बता रहा हूं इनसे एक प्रश्न आया है, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेगा। और एक क्वेश्चन होने का मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा समझो कि 10-15 हज़ार विद्यार्थियों से आगे हो आप। एक क्वेश्चन यदि आपका सही है तो ध्यान रखो। तो यहां से आपका एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में कहां से आएगा? मेंस में इसमें से 3 ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा इससे 1919 का, 1909 का, 1919 का और 1935 का। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये मैं देखो आपको ये भी बताते जा रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो ऐतिहासिक आधार आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि जो यहाँ आपने देखा कि ऐतिहासिक आधार में ये सभी एक्ट आपको पढ़ना है, तो वो सभी, यानी कि इसका मतलब आप देख रहे हो कितना कितना टॉपिक्स हो गए, 15 टॉपिक्स के करीब इसमें हो गए, 5 एक्ट हो गए, 12 टोटल मिलाकर के 12 और बाकी 5 ये हो गए, तो 12 5 17, यानी कि 17 टॉपिक्स ऐतिहासिक आधार में आप लोगों को पढ़ने हैं छोटे छोटे। तो ये छोटे छोटे 17 टॉपिक्स पढ़ना है। हालांकि इसको मैं एक टॉपिक्स मान के चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक आधार एक टॉपिक्स है। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर क्या करेंगे, इतना पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन लाऊंगा। अभी तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ मैं डिटेल्स डिस्कशन कराऊंगा और आप एक एक देखेंगे कि प्रत्येक बार से क्वेश्चन आया है, पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे, फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन कराऊंगा। फिर मैं यहाँ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ टेस्ट सीरीज लाऊंगा बना करके, उस टेस्ट सीरीज के कराऊंगा इसी टॉपिक से संबंधित कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर उसके बाद में आपको घटना चक्र जो पॉलिटी का होता है, जिसमें स्टेट PCS छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें भी जो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आए होते हैं वो सब होते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ इस टॉपिक से जो मेंस के क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो मेंस के क्वेश्चन PYQ लाऊंगा, यानी कि अभी तक जो विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं UPSC में इस टॉपिक से, यानी कि ऐतिहासिक आधार से, वो मैं लाऊंगा। और मेंस की टेस्ट सीरीज को भी आपको दूंगा कि और कौन से आ सकते हैं प्रश्न, उनके उत्तर भी दूंगा, संभावित प्रश्न भी आपको मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार में यहाँ आपको लेकर के आगे चलूँगा। तो ये आप लोगों ने देखा ऐतिहासिक आधार, कि ऐतिहासिक आधार में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हम लोग 2 शब्दों को ही सिलेबस देखें, यानी कि अरे बाप रे सर, 17 और यहाँ क्या होगा 20, 37 टॉपिक्स पढ़ाएंगे 2 शब्दों से आप जी। तो आपको 2 शब्दों से हम 37 टॉपिक्स निकाल करके पढ़ाएंगे। तो भारतीय संविधान और ऐतिहासिक आधार से आपको 37 टॉपिक्स पढ़ने हैं छोटे छोटे। आगे बताते हैं विकास। अब भारतीय संविधान का विकास कैसे, तो विकास हुआ, यानी कि जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो विकास हुआ है ना, वो विकास कैसे हुआ है, उस विकास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें से हम लोगों को क्या क्या याद रखना है। तो भारतीय संविधान के विकास के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा जानने के चलिए। तो भारतीय संविधान का विकास टॉपिक्स पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान के विकास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये देखिए, देखा तो 1-3, यानी कि पहले नंबर की यूनिट वाला 20 यूनिट में से ये पहले नंबर की यूनिट है, और पहले नंबर की यूनिट में से ये तीसरा सब पार्ट है उसका। तो इसमें आपने देखा कि एकदम देखो विधिवत आपके लिए नोट्स बना के दे रहा हूँ और इस प्रकार का आप लोग को नोट्स दूंगा। तो संविधान की मांग का इतिहास, यानी कि भारतीय संविधान की मांग का इतिहास क्या है। तो संविधान की मांग का इतिहास, यानी कि संविधान कब कहा था कि कब संविधान आएगा हमारा, ठीक है, कब संविधान कैसा, कब मांग की थी हमने कि संविधान को कैसे, हमने कहा कि भाई अंग्रेजों मेरा संविधान बनना चाहिए, हम संविधान बनाएंगे। उन्होंने कहा बना लोगे, बोले नहीं तो बना के दिखाओ, संविधान कमीशन भेज दिया। तो ये सब हम देखेंगे। तो संविधान सभा का गठन देखेंगे कि कैसे गठन हुआ, उसमें कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, है ना, महिलाओं की क्या भूमिका थी। संविधान सभा की कुछ समितियां थी, जैसे आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर जी थे। तो ऐसे कई सारी और समितियां थी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये सब क्या थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। कार्यप्रणाली का आरंभ कैसे हुआ, उसका उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, क्या उद्देश्य प्रस्ताव होता है, क्या यही उद्देश्य प्रस्ताव हुआ आपकी प्रस्तावना है या इसमें कुछ अंतर है, तो ऐसा हम लोग देखेंगे। इसमें फिर देखेंगे कि संविधान की समितियां क्या हैं, कार्यप्रणाली का आरंभ यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान का अधिनियमन या प्रवर्तन कब हुआ। आप लोगों को मालूम है कि आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें लिखा है 26 जनवरी 1949 को अधिनियमित आत्मार्पित, और एक शब्द और है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो शब्द है आपके, ये सो अधिनियम है। तो कब अधिनियमित किया गया, क्या उसी जो तारीख में बोल रहा हूँ 26 है ना नवंबर 1949, तो इसी को क्या कंप्लीट संविधान लागू कर दिया गया था या और बाद में कुछ ही प्रावधान किए थे, ठीक है ना। हाँ, तो 1949 में जो है तो हमने क्या किया था कि कंप्लीट संविधान लागू कर दिया था क्या, नहीं। अच्छा, कंप्लीट संविधान करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया था या सबसे पहले प्रस्तावना को लागू किया था। तो ये सब हम लोगों को इसमें क्वेश्चनों को समझना है। ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जो PYQ में जो आते हैं।
फिर हम देखेंगे संविधान सभा की आलोचना क्या की जाती है। तो मेंस में ये क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा की आलोचना क्या है, तो मेंस का है आपका संविधान सभा की आलोचना क्या है। और संविधान की आलोचना, देखो संविधान सभा की आलोचना और संविधान की आलोचना में अंतर है। जो बैठे थे वहां लोग बनाने वाले, उनमें कुछ मनोनीत सदस्य थे, ठीक है। तो क्या इसकी आलोचना है, संविधान की आलोचना क्या है। अब संविधान में क्या दिक्कतें हैं अपनी, उधार का थैला है। तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तो सब लोग केवल वकील थे, आम जनमानस का तो कोई, तो वकीलों के हिसाब से बनाया गया है, उसकी जैसी व्याख्या वो करना चाहें वैसे तोड़ मरोड़ के कर लीजिए, सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। ऐसा एक ब्रिटिश विद्वान आइवर जेनिंग्स ने कहा है। तो क्या ये सही कहा है, समीक्षा करें। ऐसे क्वेश्चन मेंस में बनेंगे इसमें। तो ये हमने देखा कि भारतीय संविधान का विकास क्या है। इसके बाद अब इस टॉपिक्स में इसका है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो यह है पहले टॉपिक्स का चौथा सब पार्ट, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो अब अच्छा, इसमें प्रीलिम्स मेंस में क्या होगा, तो मैंने लिखा ही रखा है यहाँ कि प्रीलिम्स में क्या होगा, मेंस में क्या होगा। बाकी प्रत्येक यूनिट के साथ मैं PYQ लाऊंगा ही, मेंस के प्रीलिम्स के, तो वो यहाँ सिलेबस में बार बार लिखने से क्या ही है। जब मैं लाऊंगा ही प्रीलिम्स, मैंने 1-2 बार लिख दिया है, इसका मतलब आप समझें कि ऐसे में आगे हर यूनिट में लाने वाला हूँ। अब यहाँ सिलेबस में पेज भरने से कोई ज़्यादा ऐसा मतलब है नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो PYQ भी करेंगे हम लोग इसके। फिर देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में कि विश्व का विशालतम लिखित संविधान है भारत का। फिर देखेंगे तो क्या सच में है, और है ना, हमारे यहाँ नम्य व अनम्य प्रावधानों का सम्मिश्रण है, यानी कि जो संविधान में प्रशासनिक व्यवस्था के नियम है वो नम्य और अनम्य है, कुछ कठोर है कुछ सामान्य है। तो क्या होता है नम्य अनम्य, ये बताऊंगा। हमारे यहाँ एकल समेकित न्यायपालिका है, क्या होता है एकल समेकित न्यायपालिका, इन सब के बारे में बताऊंगा। अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश है, क्या होते हैं मौलिक अधिकार और क्या होते हैं मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में बताऊंगा। जब विशेषताएं पढ़ाऊंगा तब वयस्क मताधिकार के बारे में बताऊंगा, क्या होता है वयस्क मताधिकार। सरकार का संसदात्मक स्वरूप क्या है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से यहाँ डीप में बात करूंगा इस पर। सरकार के 3 स्तर क्या होते हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, इनकी विशेष चर्चा करेंगे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण की जो परिचर्चा है, इसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य से क्या अभिप्राय है, ये पूछा भी जा चुका है कि गणराज्य के लगे 7 जो विशेषण हैं, मतलब जो भी विशेषण हैं उनकी परिचर्चा करते हुए उत्तर लिखिए, ऐसा पूछा गया है। संघीय व एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण, यानी कि हमारे यहाँ कुछ संघीय विशेषताएं हैं, कुछ एकात्मक विशेषता है। क्या होता है संघीय विशेषता, क्या होता है एकात्मक विशेषता, इसके बारे में समझेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को बहुत डीप समझने वाले हैं हम लोग मित्रों। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य है हमारा, तो कैसे पंथ निरपेक्ष राज्य है ये ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे स्वतंत्र निकाय हैं हमारे यहाँ, जो स्वतंत्रता रह करके कार्य करते हैं, जैसे UPSC जैसे कुछ निकाय हैं, तो ये स्वतंत्र निकाय हैं। बहुदलीय प्रणाली है हमारे यहाँ, कई पार्टी सिस्टम है। और एक दलीय प्रणाली कहाँ है, तो एक दलीय प्रणाली होती है तो क्या होता है उस देश में, बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था है। तो ये कैसे हमारा विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान है हमारे यहाँ, कि आपातकाल में हमारे यहाँ संपूर्ण शक्तियाँ लगभग केंद्र की ओर झुक जाएंगी, तो क्या होता है आपातकाल। तो इन सभी विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हम। तो ये है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इन 19, 13, 14 जो विशेषताएं बताई हैं, इनके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है कोई चीज़। बाकी फिर आगे इनके बारे में पढ़ना ही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन। चूंकि अब एक बार और मुझे आपको दिखाना पड़ेगा वो चीज़ जो आपको मैंने अभी दिखाया था संविधान का शुरुआत में, इस टॉपिक्स को कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3-4 शब्दों पर बात कर लिया है कि देखो भारतीय संविधान में क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक आधार में क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के विशेषताओं में क्या कहेंगे, और विकास में। अब हम समझ देखते हैं भारतीय संविधान में जो संशोधन है इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के संशोधन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो संशोधन में क्या टॉपिक्स पढ़ना है, फिर बुनियादी ढांचे में क्या पढ़ना है और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या पढ़ना है, इन तीनों को हम लोग अभी और देखेंगे। चलिए अब देखिए, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन पढ़ना है हम लोगों को, उनको हम लोग देखेंगे कि संशोधन पढ़ेंगे तो क्या। पहले तो यही जानना पड़ेगा हम लोगों को भारतीय संविधान में संशोधन क्यों, यानी कि संशोधन की व्यवस्था क्यों लाई जाती है, किसी संविधान में संशोधन करने की क्या जरूरत है। हमारे
वो लोग इतने अच्छे थे कि वो ही बना करके रख जाते एक डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे वेद इत्यादि बना करके रख गए, कुरान इत्यादि बना करके रख गए हैं, तो उनमें तो संशोधन नहीं होता है। तो हम संविधान भी ऐसा बना सकते थे कि जिसमें संशोधन ना हो। क्यों रखा संशोधन? तो संशोधन के प्रावधान का महत्व क्या है, क्यों हमने अपनाया? और धर्म में संशोधन नहीं होता है तो क्या दिक्कत आती है? तो संशोधन का महत्व क्या है? फिर संशोधन के प्रकार क्या है, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार क्या अपनाए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो अपनाए गए हैं हम उसको पढ़ेंगे, चूंकि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। आपने पहला शब्द देखा ना, तो हम पढ़ेंगे साधारण बहुमत क्या होता है, वास्तविक बहुमत क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। तो 4 प्रकार होते हैं, साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत। तो इन सभी चारों बहुमत में से जो विशेष बहुमत होता है ये 3 प्रकार का होता है, 249 अनुच्छेद के तहत, 61 अनुच्छेद के तहत, 368 अनुच्छेद के तहत। तो ये तीनों में क्या अंतर है, जिसमें कहा जाता है कुल स्ट्रेंथ का लगभग 2/3 से कम नहीं होने चाहिए सदस्य। तो इनके बारे में हम लोग इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। यानी कि अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मैंने ये शब्द देखा कि भारतीय संविधान में संशोधन, तो संशोधन शब्द से क्या डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टॉपिक्स हमने समझे हैं PYQ से, पाठ्यक्रम से। आगे चलते हैं। फिर हम लोगों को पढ़ना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल कर सकते हैं क्या, राज्य सरकार कर सकती है क्या संविधान संशोधन? नहीं कर सकती है मेरे भाई। तो क्यों नहीं कर सकती है? सदन क्यों कर सकता है? तो मतलब कौन सा सदन कर सकता है? दोनों सदनों में हम इसका बिल पारित करवा, विधेयक प्रस्तुत करेंगे, या केवल एक में कर सकते हैं, लोकसभा में? तो ये सब बात है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ है, किस में पारित होगा, कितने बहुमत से पारित होगा, विशेष बहुमत से होगा, क्या कैसा होगा। संविधान संशोधन की आलोचना, कि संविधान संशोधन की क्या आलोचनाएं हैं, क्या दिक्कत आती है बार बार संविधान संशोधन करने से। तो संविधान संशोधन की आलोचना क्या है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि अभी तक हमने संविधान संशोधन 106 बार कर चुके हैं। कितने बार कर चुके हैं? 106 बार संविधान संशोधन कर चुके हैं। तो 106 बार में से पहला संविधान संशोधन पढ़ेंगे हम लोग, 7वां, 24वां, 25वां, 42वां, 44वां, 52वां, 61वां, 65वां, 69, 73, 74, 77, 84, 86, 87, 89, 90, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106। यानी कि अभी तक के जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट 106वां संविधान संशोधन हुआ है, यहाँ तक पढ़ेंगे। यानी कि करेंट इत्यादि पढ़ेंगे। तो GST कौन सा था बताइए, आप लोग बताइएगा कमेंट में GST कौन सा था, ठीक है ना। चलिए आगे बताते हैं। तो GST इत्यादि जो नए नए आए हुए हैं, है ना। EWS कौन सा था बताइएगा, EWS क्या था, है ना। और आप बताइएगा GST क्या था, ये लिख करके बता दीजिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन यहाँ है। फिर हम लोगों को देखो पढ़ना है कि बुनियादी ढांचा क्या है। चूंकि एक शब्द बुनियादी ढांचा है, तो मूल संरचना की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि बुनियादी ढांचा की उत्पत्ति कैसे हुई है। मूल संरचना या बुनियादी ढांचा एक ही है, इसको एक ही बात है। तो संवैधानिक प्रावधानों का, यानी कि कहाँ लिखा है संविधान में कि बुनियादी ढांचा, या किन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर इस संविधान बेसिक ढांचे की उत्पत्ति हुई है। तो वो संवैधानिक प्रावधान क्या है, कौन से वो अनुच्छेद हैं, 13 अनुच्छेद है, 32 अनुच्छेद है, या इसके अलावा और भी हैं। मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या संपूर्ण हटा सकते हैं क्या मूल अधिकार भारतीय संविधान से? नहीं। तो इसके बारे में पढ़ना है। जो कई सारे केस रखे, इसमें केशवानंद भारती इत्यादि के बारे में, चूंकि इन्हीं के आधार, इसी केस के माध्यम से बुनियादी ढांचा की परिकल्पना की गई थी, तो इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो बुनियादी ढांचे से संबंधित जो भी बातें होंगी वो भी हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोगों को देखना है कि भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान क्या देखना है, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान। एक बार मैं फिर से आपको लेकर के चलता हूँ शुरुआत में। चलिए देखिए, अब आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। अभी जो मैं आपको समझा रहा था वहाँ देखो कितना शब्द लिखे हुए थे, कुछ शब्द लिखे हुए थे, ठीक है। ये शब्द थे आपके कि भारतीय संविधान का संशोधन पढ़ लिया ना, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण प्रावधान रहा है। अब हम महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में यहाँ जानते हैं। चलिए,
अब देखिए भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण जो प्रावधान रहे हैं वो क्या है, कैसे आप पढ़ेंगे। तो देखो पहले तो भारतीय संविधान को हम देखेंगे कि कितना बड़ा है। तो इसमें 22 भाग हैं। भाग का मतलब अध्याय, मतलब भागों के अंतर्गत अध्याय होते हैं वैसे तो मैं आपको बताऊं, लेकिन भाग को आप समझ सकते हैं। जैसे आप कहोगे कि इस एक किताब है, उस किताब में 13 अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं, तो आप अध्याय ना करके कह करके भाग कह दीजिए। क्या कह दीजिए बोलो मेरे मित्रों, भाग कह दीजिए। तो संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग शुरुआत में थे। अभी कितने हैं बोलो, तो अभी 25 भाग के करीब है। ठीक है, पहले भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां, हमारे यहाँ अनुसूचियां थी। तो पहले जब शुरुआत मतलब बना था तब 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी 12 अनुसूची हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद पहले 395 थे और अभी 470 अनुच्छेद हैं। तो ये अनुच्छेद हैं। ठीक है ना। तो इन अनुच्छेदों के बारे में, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जो भाग लिखे हैं तो ये महत्वपूर्ण इनमें से कुछ भागों का अध्ययन करना है, यानी कि हम लोग संविधान का अध्ययन करने वाले हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, जो लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करना है। तो इतना पढ़ने के बाद अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करना है। समझ में आ रहा बात। अभी तक आप लोगों को इतना जो पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करने में जब आप समझ पाए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, उतना पढ़ने के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, तब आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे और इसके आधार पर जो राज्य व्यवस्था बनी है वो समझ पाएंगे। यानी कि असलियत बात यह है कि आपको पहली यूनिट केवल इसलिए लगी है कि उसमें बहुत डीप पढ़ना है, और यही यूनिट कोई नहीं समझ पाता है, इसलिए आगे का सिलेबस भी नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि समझोगे कैसे जब उसके पहले का कुछ नहीं जानोगे, है ना। ध्यान रखो। तो 22 भाग हैं, जिसमें से 22 भाग इस प्रकार हैं, वही हम देख रहे हैं यहाँ कि सबसे पहले प्रस्तावना को हमको पढ़ना है। ये कोई भाग नहीं है, प्रस्तावना है। भारतीय संविधान में शुरुआत में 1 पेज की प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम शुरुआत का आप समझो भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे यहाँ के बाद, तो प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र का, जिसमें से अनुच्छेद 1 से 4 तक का पढ़ेंगे। ये भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन, जिसमें अनुच्छेद 101 अनुच्छेद से लेकर के 4वें अनुच्छेद तक है, 4थे अनुच्छेद तक। फिर भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम नागरिकता पढ़ेंगे, और ये 5 अनुच्छेद से 11वें अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे फंडामेंटल राइट कहेंगे, और अनुच्छेद क्रमांक 12 से लेकर के 35वें तक हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। भाग 4 पढ़ेंगे, जिसमें नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, है ना, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक होंगे। इसी में भाग 4 में ही एक और भाग जोड़ा गया, जिसे भाग का कहते हैं, भाग 4 का कहते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। लेकिन देखो आपको बताऊं कि अभी इतना मैं डीप नहीं बता रहा हूं किसी चीज़ों के बारे में। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक बता रहे हैं, लेकिन देखो बेसिक नहीं जानोगे ना तो डीप जानोगे कैसे। अभी कुछ दिन बाद ही मैं 2-4-5 दिन बाद इतना डीप बताऊंगा कि फिर आप डीप ही डीप करेंगे। चलिए, तो आप मौलिक कर्तव्य बताऊंगा। तो मौलिक कर्तव्य ये कि मौलिक कर्तव्य हैं, तो 51 से मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं सर। लास्ट बार क्या है ना, एजुकेशन के बारे में जोड़ा गया था। तो भाग 6 में फिर हम संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो? भाग 6 में क्या पढ़ेंगे? संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे। और संघ सरकार में क्या क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका पढ़ेंगे। यानी कि संघ सरकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर के 52 से लेकर के 152 तक है। यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 152 तक, ध्यान रखिएगा। तो 52 से 152 तक है संघ सरकार का वर्णन। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसके इतने अनुच्छेदों में? तो कार्यपालिका पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद क्रमांक 52 से 78 तक। संघ की कार्यपालिका की बात कर रहा हूं। फिर पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद के कहां से कहां तक वर्णन है? तो 79 अनुच्छेद से 122 है ना, तो 122 अनुच्छेद है। फिर हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जो कि अनुच्छेद 123 अध्यादेश से, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, जो कि 124 अनुच्छेद से 147वें अनुच्छेद तक है। फिर पढ़ेंगे कैग के बारे में, जो कि अनुच्छेद 148 से 151 तक है। इसका मतलब ये कि जब हम 5वां भाग पढ़ रहे होंगे संविधान का,
तब आप ऐसा मानिए कि हम अपने सिलेबस की 5वीं और 6वीं यूनिट को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा? तो जब हम भाग आपको संविधान का 5वां पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना, उससे पहले मैं आपको 5वीं और 6वीं यूनिट का सिलेबस समझाऊंगा और टॉपिक्स बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा? तो मैं भारतीय संविधानों को भाग पढ़ाते जाऊंगा, आपका सिलेबस वहां क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से ऐसे आपको भाग हैं जो आपके सिलेबस में लगे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं चलेगा कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पहली यूनिट है संविधान से, 5वीं और 6वीं यूनिट है संविधान से, तो ऐसे ही आपको मालूम चलेगा और आपको मालूम चल रहा होगा कि देखो हम कैसे 5वीं और 6वीं यूनिट संविधान का क्या लगा है, तो आप भाग भी समझ पाएंगे। और पेपर में आपको मालूम रहेगा कि भाग 6 में संघ सरकार का वर्णन है। आप ऐसे ही लिख दीजिए इंट्रोडक्शन कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार का वर्णन है, जिसमें कार्यपालिका उसका एक महत्वपूर्ण संगठक है। तो आप इंट्रोडक्शन बता पाएंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। आपको 22 भाग कोई नहीं बताएगा शुरुआत में पढ़ाते, तो मैं इसीलिए ऐसा बेसिक से लेकर के चल रहा हूं एकदम। यानी कि उन बच्चों के लिए है जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मुझे प्रॉपर तैयारी करना है और 2.5 लाख बर्बाद नहीं करने हैं और अच्छे से पढ़ना है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप मेरे कंटेंट पर को देखिए, कंटेंट ही मेरा प्रत्यक्ष और प्रमाण है और बाकी कुछ नहीं है। ना मेरी कोई डिग्री है, ना मेरी कोई विद्वत्ता है। आप इसी को देखिए, यदि आपको ठीक लगे, जम रहा हो, 10 लेक्चर लेकिन ज़रूर सुनिए मेरे मित्रों, और 10 लेक्चर सुनने के बाद उन्हें याद करिए और फिर देखिए आप कहाँ आप पहुँचते हैं। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। फिर भाग 7 आएगा जिसमें राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 152 से 237 तक जिसमें अध्ययन करेंगे हम लोग। इसमें हम राज्य की कार्यपालिका, राज्य के विधानमंडल के बारे में, राज्यपाल के बारे में, विधायी शक्तियाँ क्या हैं, और फिर उच्च न्यायालय में का क्या है, और उच्च न्यायालय के साथ ही फिर हम वहाँ अधीनस्थ न्यायालयों को भी पढ़ेंगे, जिनका वर्णन आर्टिकल 214 यानी कि 214 से 237 तक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों का, जैसे दिल्ली है ना, यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में किस में पढ़ोगे, भाग 8 में। अब आपको बताऊँ, ऐसे ही आपसे पूछ लेता है छोटे एग्जाम में, जैसे पीएससी स्टेट पीसीएस होते, बोले संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस भाग में है, तो आप पगला जाते हैं। अब यहाँ से एक एक चीज़ पढ़ के जाओगे तो आपको पता रहेगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ पंचायतें, जिसमें आप रहते हो, वो किस भाग में है, तो भाग 9 में हम लोग पढ़ेंगे पंचायतों के बारे में, जिसका अनुच्छेद होगा 243। मतलब 243 के अंतर्गत कई सारे अनुच्छेद हैं। आपको बताओ मित्र, ABCD EFG ABCD भी कम पड़ जाती है, इतने अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। तो वो आपको पढ़ाऊंगा, अभी इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, अभी आपको आगे जब सिलेबस बताऊंगा तब और बताऊंगा। अच्छा, भाग 9 का, तो भाग 9 हो गया। भाग 9 का में है नगर पालिकाओं के बारे में। फिर भाग 9 खा में है सहकारी समितियों के बारे में। गांधी जी कहते थे सहकारी समिति बनाओ रे और मिलजुल के काम चलाओ रे, है ना। तो ऐसा आपको सहकारी समिति बनाना है, तो मिलजुल करके जहाँ काम करते हैं वो होती है सहकारी समिति। देखो गाना में परिभाषा बता देते हैं। हाँ चलिए आगे। तो आप लोगों ने देखा कि भाग 9 के अंतर्गत क्या है, भाग 9 है, भाग 9 का है, भाग 9 खा है। तो आपको मालूम चला कि 22 से 25 भाग कैसे हो गए थे, तो ये 2 तो यही आ गए। वैसे भाई 22 से एक वहाँ हो गया। भाग 4 में भी तो पढ़ा आपने, भाग 4 का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मौलिक कर्तव्य। भाग 9 में क्या पढ़ रहे हो, का और खा, तो कितना हो गए, 25 हुए कि नहीं हुए, 3 भाग बढ़ गए ना यहाँ, 3। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। फिर हम लोगों को भाग 10 में पढ़ना है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। अब ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है पेपर में, अनुसूचित जाति जनजाति का क्वेश्चन आया तो लिख दीजिए भाग भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भारतीय संविधान ने इनके उत्थान के लिए विशिष्ट प्रावधानों का वर्णन किया है। समझ में आ रहा। अरे मेरे भाई, आप पढ़ोगे ना तो बहुत इंट्रोडक्शन आपको, मतलब ये आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये सभी चीज़ें आपकी सपोर्टिव रहेंगी और दूसरे लोगों की अपेक्षा आपके दिमाग में एक पहले से कंसेप्ट है कैसे लिखना है। और भी इसके इंट्रोडक्शन के लिखने के 50 तरीके हैं, लेकिन एक आपको जितने ज़्यादा आपके पास उतना अच्छा है। चलिए इसके बाद संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। अब देखो आपका 13वां भाग 11वें में लिखा है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों के बाद, यानी कि सहकारी संघवाद प्रतिस्पर्धी संघवाद, यानी कि संघवाद की बात आ गया। और आप देखो अपने सिलेबस का टॉपिक्स नंबर 2
जो द्वितीय टॉपिक्स है वो भाग 11 से पढ़ना है आपको। उसमें यानी कि राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध, प्रशासनिक संबंध। तो भाग 11 संविधान का संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंधों को बताएगा। और आपको नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, भारतीय संविधान के भाग 11 के संघ और राज्य क्षेत्रों के अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। समझ में आ रहा? अब आपको मालूम चल जाएगा। अब यहाँ के देखो, अब आपको बताता हूँ। अब मैं राज्य क्षेत्र के बीच का जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद बोलूंगा ना, वो 245 से 263 के बीच ही का होगा। जैसे बोलो सर, एक बोल के बता दो आप। राज्य सूची पर कानून बनाना है केंद्र सरकार को, तो क्या अनुच्छेद है? 249। तो 245 से 263 के बीच में है कि नहीं है? तो सब कुछ यहीं मिलेगा आपको। 252 अनुच्छेद देखो, 252 अनुच्छेद क्या कह रहा है? जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो, है ना, तो उस समय राज्य के विधानमंडलों के राज्य सूची के विषयों पर अनुच्छेद 252 के तहत कौन कानून बना पाएगा? केंद्र सरकार। तो वो वर्णन 252 मिल गया। ऐसे आपको बता रहा हूं कि देखो आप क्या देख रहे हो, 245 से 263 याद रखो, और इसके बीच के जो रहे केंद्र और राज्य संबंधों के रखो। आप एकदम, है ना, अब 10 दिन 15 दिन मेरा लेक्चर पढ़ लो, फिर आप कहोगे सर एक तरफ हो जाओ, पॉलिटी केवल मैं पढ़ाऊंगा। चलो आगे चलते। तो ये आपने देखा संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंधों को मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर पढ़ाऊंगा वित्त। फिर भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविधानवाद, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अब देखो, पहले क्या था? एक संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था। आपको कह दिया जाएगा मौलिक अधिकार पढ़ाते समय कि अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप कहोगे कहाँ गया है और कौन सा अधिकार है? तो अभी आपका वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है। और अनुच्छेद 301 का में 300 का में है, यानी कि 300 का में ये पहुंच गया है आपका। तो ध्यान रखिएगा, किस चीज का? वित्त का, संपत्ति का अधिकार। तो ये आपसे पूछ लेता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 300 का में है। अब ये याद रखो, ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं आपके छोटे छोटे एग्जाम में। चलिए, भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। भाग 14 है संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन जो सेवाएं होती हैं कि क्या सेवाएं हैं, है ना। तो देखो 308 से 323 लिखा है, तो 312 में क्या है? यूपीएससी, है ना। ध्यान रखो, तो संघ और राज्य क्षेत्रों की अधीन जो सेवाएं हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और ये सब यूपीएससी वगैरह, तो ये भाग 14 में वर्णन है इनका, है ना। तो पूछ लेगा कि यूपीएससी का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 14 में भाई। अच्छा, आपसे पूछेगा ट्रिब्यूनल, अधिकरण, भाग 14 का में अनुकरण क्या है? अधिकरण के बारे में है। और इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 323 का और 323 खा, यानी एक ही अनुच्छेद है, बस उसका सब पार्ट है। तो एक का और खा है, यानी कि ए और बी। तो 323 अनुच्छेद में प्रशासनिक अधिकरण है और 323 खा में अन्य अधिकरण है। तो अधिकरण क्या होता है, इन सभी के बारे में डीप में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये सभी चीजें पढ़ाऊंगा यहाँ। इसके बाद आपका निर्वाचन, जो आपका होता है चुनाव के बारे में। अभी आपको पढ़ाया था चुनाव के लिए मैंने एक यूनिट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम लिखा था, तो वो भी यहीं से निकल करके आपका गया है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे। तो ये भाग 15 में आप निर्वाचन पढ़ेंगे। देखिए मैंने पीले मार्कर से यहाँ टिक लगा रखा है जिन भागों पर, वो भाग और आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। यानी कि इतना यदि याद कर लेंगे तो आप ये जानो कि आप शेरनी सवा शेर कहलाएंगे। इसका मतलब ये कि आप जितना मैं बता रहा हूँ ना, ये याद करना है। यदि आपने इतना याद कर लिया तो आप किसी को भी टक्कर दे सकते हैं, टीचर को भी। चलिए आगे, तो आपको मतलब बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी मित्रों। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना याद करना है आपको, बस यही कहूँगा। आगे चलते हैं। भाग 17 में राजभाषाओं का वर्णन है। तो भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। नहीं आ रहा है पेपर में आपातकाल का अनुच्छेद क्या है। वैसे आपातकाल का अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में वर्णन है। तो ये मैंने लिख रखा है, इसको आपको नोट्स बनाने हैं कि आपातकाल बंद है। भाग 19 में अन्य विषयों के प्रकीर्ण विषय है, उनके बारे में वर्णन है। देखो संविधान संशोधन कर पाओगे, ये कहाँ है? टॉपिक्स लगा था संविधान संशोधन, ये अनुच्छेद 368 है, भाग 20 है। फिर भाग 21 में अन्य जो अस्थायी विधियां हैं, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, इनके बारे में वर्णन है। फिर भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन इत्यादि है। जो महत्वपूर्ण आपके भाग थे उनके बारे में मैंने थोड़ा बताया और टिक लगा करके रखा, वो आपको याद रखने चाहिए। तो ऐसे 22 भाग हैं। अब इन्हीं से हम कुछ कुछ सिलेबस निकाल करके जो हमने देखा कि 5वां 6वां पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे, ये सभी आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे।
यानी कि हम लोग आ जाते हैं शुरुआत में। अब देखो यहाँ आपको मित्रों मैंने बताया था कि मैं आपको भाग कितने यूनिट है आपके GS2 में 20 यूनिट है, जिसमें से पॉलिटी कितने यूनिट में पढ़ना है आपको 9 यूनिटों में पढ़ना है। ये शुरुआत में बताई थी 9 में से पहली यूनिट को मैंने बताया कि पहली यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है। इतना जो कुछ बताया मैंने ये सब पहली यूनिट में बताया। और अभी ये है फिर सर ये यूनिटें कब पढ़ेंगे हम लोग? जब पहली यूनिट को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तब इन यूनिटों के सिलेबस को मैं समझाऊंगा और इनको भी पढ़ाऊंगा। वैसे जो हम शुरुआत में पहली यूनिट को पढ़ने के बाद डायरेक्ट 5वें और 6वें नंबर की यूनिट पढ़ेंगे, जो हमने बताया था भारतीय संविधान का जो 6वां भाग है 5वां 6वां उसमें, तो ये पढ़ेंगे। ये यूनिट पढ़ने के बाद फिर आगे हम पढ़ते जाएंगे और एक क्रमिक तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन पहले नंबर पर हम पहली यूनिट का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे चिंता मत करो 9 यूनिट आपका हो जाएगा। जैसे अभी जो निर्वाचन का बात था, मुजरिम प्रतिनिधित्व अधिनियम हो गया, इसके बाद अन्य संस्थाओं की बात थी, तब ये सब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कंप्लीट हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे और एक एक सिलेबस को समझेंगे, उसके डीप अध्ययन करेंगे। आप सोचो इन सभी को अध्ययन कर लोगे तब आप कितना अच्छे से इस सिलेबस को समझ जाओगे। तो धीरे धीरे आपको अध्ययन करना होगा, लेक्चर देखने होंगे तो आप पढ़ेंगे। वैसे भी ये सिलेबस आपने देखा आज कंप्लीट फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देखा, ऐसी 20 यूनिट है। तो आपको इतना डीप सिलेबस को समझना होता है, इतना कोचिंग्स में नहीं समझाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि इतना समझाएंगे तो फिर आपको पढ़ाएंगे कब, ठीक है ना। और इतना समझा देंगे तो फिर आप बर्बाद कैसे होगे? आपको बर्बाद भी तो करना है। बार बार कोचिंग लो, आप बर्बाद हो, 8 साल तक इधर उधर घूमो, तब तो लाभ होगा ना कोचिंग वालों को। इसलिए तो आपको मैं एकदम फ्री पढ़ा रहा हूँ, इसकी महत्ता समझें और इसको ध्यान रखें। अच्छे से पढ़ेंगे तो पढ़ाऊँगा। प्लीज़ मित्रों शेयर करना, इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना उन विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जिनको कोचिंग वोचिंग नहीं ले सकते हैं। कोचिंग से कई गुना अच्छा मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो शेयर करना। यही मेरा आप लोगों को नव वर्ष के दिन उपहार है मित्रों। और आज इतना ही है। अगले टॉपिक्स में जब हम आएंगे, अगला लेक्चर अब क्या होगा तो उसको बता देना चाहिए, तो ज़्यादा ठीक रहता है कि आप लोगों को पता रहे कि क्या पढ़ाएंगे सर। तो आपके सर आकर के अगला लेक्चर जो होगा वो पढ़ाने वाले होंगे भारतीय संविधान। क्या पढ़ाएंगे? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मैंने ये 20 टॉपिक्स बताए थे ना आपको कि भारतीय संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है और ये संसदात्मक अध्यादेशात्मक व्यवस्था क्या है, तो ये जो 20 टॉपिक्स के करीब मैंने जो बताए थे, इन्हीं टॉपिक्स को अगले लेक्चर में लाऊंगा और डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और अगले लेक्चर से पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी था आपका पहला यूनिट का सिलेबस लिखना, समझना। आज सिलेबस लिख लीजिए, फिर फर्स्ट यूनिट के नोट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, जब अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे और अगली यूनिट का सिलेबस भी ऐसे डीप में समझेंगे, यानी कि क्या क्या अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जब डीप तो तभी समझ पाओगे मेरे मित्रों जब एक एक चीज़ का नोट्स बना लोगे आप और याद कर लोगे। अभी भले आपको ये मालूम नहीं चला कि संसदात्मक व्यवस्था क्या है, ये तो तभी मालूम चल सकता है जब डीप पढ़ लो। आप समझ में आ रहा, तो अभी आगे पढ़ोगे जो आप, तो अगला लेक्चर आपके बहुत काम का होगा। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और बताना कि कैसा लेक्चर है, क्योंकि आप और ज़रूर इसको देखना। एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार देखना। हालांकि ये लेक्चर तो एक बार में समझ आ जाएगा, वैसे इस लेक्चर को भी आपको 2 बार देख लेना चाहिए। क्यों देख लेना चाहिए? क्योंकि यही तो आधार है आपको आगे कैसे दृष्टिकोण से आपको चलना है, सभी चीज़ें। हालांकि इसको लिख लेना है आपको और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा लिंक से, तो उससे। बाकी मित्रों कल हम लोग आगे लेक्चर में मिलेंगे। ये लेक्चर हर 1-2 दिन में आता रहेगा, तो आप चिंता नहीं करेंगे कि कब आ रहा। मतलब आप कमेंट में बात कर सकते हैं, कमेंट में कह सकते हैं कि कोई दिक्कत होगी आपको तो। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके मित्रों, धन्यवाद। इतना ही रखते हैं। आप लोग आनंद रहें, खुश रहें, आप अच्छे रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें, यही मैं चाहता हूँ। ओके मित्रों, मैं मेहनत से आपको 2-2 घंटे के लेक्चर दे रहा हूँ, उस मेहनत को समझिएगा और पढ़ाई करिएगा। ओके मित्रों, सब धन्यवाद। मैंने निःशुल्क ये कदम उठाया है तो आप इसका लाभ लें और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, धन्यवाद।